सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी की अमृत गाथा का श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम राम जानकी संस्थान आरजेएस द्वारा लगातार आजादी का अमृत महोत्सव में जन भागीदारी के अंतर्गत जा रहा है। इनकी आवाज दो और अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, अलका सैनी जी बार बार अनुरोध कर रहे हैं। आपकी वीडियो से डिस्टरबेंस होता है, आपके ऑडियो जब आते हैं, वीडियो ऑन रखिए, ऑडियो ऑन ऑफ कर लीजिए। बोलने का मौका आप ही लोगों को है, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग कल सूरजकुंड मेले में गए थे। देखिए कितना बड़ा डिस्टरबेंस, और हम लोगों के लोग जो हैं वो मर्यादा का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, और नहीं तो टेक्निकल टीम, क्या आप उन लोगों का ऑडियो ऑफ कर सकते हैं? ये अनुरोध है, सविनय अनुरोध है। देखिए मेरा गला खराब है, लेकिन बावजूद उसके हम इस मंच पर आए हैं। महिला दिवस भारत के लोगों को बहुत कम पता है। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती को मनाया जाता है, जो 13 फरवरी है। सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी कवयित्री थी, और भारत कोकिला के नाम से वो जानी जाती हैं। एक महिला क्या कुछ कर सकती है, इनके जीवन पर आप लोग चर्चा करेंगे। आदि आबादी को आरजेएस ने बहुत ही सम्मान दिया है। 2 महिलाओं का ग्रुप बनाया गया था, और आजादी की अमृत गाथा में उनका ट्रेमेंडस योगदान रहा। बहुत सारी वीडियो जिसमें महिलाओं ने बनाया, वो आरजेएस की लाइब्रेरी में दर्ज है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस अपना नाम लिखेंगे तो आपकी वीडियो आपके हाथ में आ जाएगी, एनी टाइम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। देखिए हम लोग, जिद हमारी है कि सकारात्मक भारत उदय आंदोलन का इतिहास बने, सकारात्मक भारत उदय आंदोलन का भूगोल बने, और ये जिद जो है हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तभी हम लोग सूरजकुंड मेले में जब जाते हैं तो उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, और जो हम लोगों से काफी समय से, अरसे से चौधरी इंदिरा सिंह सैनी जुड़े हुए हैं, और लगातार उनका समर्थन हम लोगों को मिलता है। और उन्होंने इस तरह का बोर्ड जो है अपने ऑफिस के पास, जेटी करनाल रोड, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल, जो कि लिबासपुर बस स्टैंड के पास है, बाहरी दिल्ली के, और इन्होंने ये बोर्ड लगाया है। हमारे संरक्षक हैं सकारात्मक भारत उदय आंदोलन और श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों के। ये देखिए पॉजिटिव मीडिया कर्मी सांध्यवीर अर्जुन, इन लोगों ने आपकी खबर को इसमें लिखा है, सूरजकुंड मेले की खबर को लिखा है। और आज शाम को 3:30 बजे से वर्ल्ड रेडियो डे हम लोग मनाएंगे। वर्ल्ड रेडियो डे भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। 12 फरवरी को उसकी पूर्व संध्या पर हम लोग मनाएंगे। 11 फरवरी को सूरजकुंड में पॉजिटिव मीडिया कर्मियों का दल गया था, और ट्रिमेंडस बातचीत हुई है। एक रिजल्ट ओरिएंटेड दिन भर में हम लोग वहां मीडिया कर्मी जो स्थानीय थे, वहां मीडिया सेंटर में भी उन लोगों से इस आंदोलन के बारे में जानकारी दी, बताया। और नॉर्थ ईस्ट थीम है सूरजकुंड मेले का, उसे लेकर भी हम लोगों ने एडवोकेसी की, सकारात्मक भारत उदय आंदोलन की एडवोकेसी की। वहां पे हम लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, जो पूर्वोत्तर भारत के, कनकलता बरुआ जी हो गई, रानी गांधी हो गई, ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को हम लोगों ने याद किया। ये आजादी की अमृत गाथा का 125वां कार्यक्रम सूरजकुंड मेले में हुआ। आप फोटो देख सकते हैं। मैं टेक्निकल टीम से चाहूंगा थोड़ा देर स्थिर रखें इसे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव मीडिया टीम है, ये पॉजिटिव मीडिया कर्मी है। वैसे तो मीडिया कर्मी का काम है कवरेज करना, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना, आजादी की अमृत गाथा को की एडवोकेसी करना किसी मेले में जाकर, यही है आजादी की अमृत गाथा 125वां कार्यक्रम में। इसके सह आयोजक सूरजकुंड मेले के पत्रकार शिव कुमार यादव जी थे, और
जैनेन्द्र जी बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे फोटो में, जिन्होंने चौपाल पर सूरजकुंड मेले में लगातार कई सालों से मंच संचालन किया है। आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारक रहे हैं और इनकी आवाज आप कमेंट्री में सुनते होंगे जब विज्ञान भवन से या 26 जनवरी पर जो प्रसारित किया जाता है। जैनेन्द्र जी एक बहुत ही सकारात्मक व्यक्तित्व के धनी हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के प्राप्तकर्ता भी हैं। हस्बैंड वाइफ आरजेएस स्टार फैमिली अवार्ड के रूप में मंच पर इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये आरजेएस का एक नई मुहिम है जिसमें हम लोग सम्मानित करते हैं। अब हम ज्यादा न बोलते हुए चौधरी इंद्रनाथ सिंह सैनी जी, जिनके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। पूरे देश भर का लीडरशिप इन्होंने दिया हो और वो सकारात्मक भारत उदय आंदोलन का बोर्ड अपने पास अपने ऑफिस में के बाहर लगाया हो सड़क पे, और कई बैठकों का नेतृत्व जिन्होंने किया है सकारात्मक भारत के, आजादी की अमृत गाथा, सकारात्मक बैठक जिन्होंने की, पानीपत के बाबैन में उनका सावित्रीबाई फुले स्कूल है, वहां पर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया कर्मियों की टीम को लेकर और उन बच्चों के साथ इंटरेक्शन जो कराया, सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है, इसके लिए तो हम उन्हें नमन करते हैं। आगे हम लोग और भी चीजों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी का स्वागत करने के लिए और सरोजिनी नायडू के बारे में, सावित्रीबाई फुले जिसको लेकर उन्होंने एक आंदोलन चलाया और आरजेएस के मंच पर आकर घोषणा की कि 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले की जयंती को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस मनाएंगे, और उसका जो लेटर है उस संबोधन का जो उस रिकमेंडेशंस का हमारे सुदीप साहू जी जो प्रभारी हैं आरजेएस के गाजियाबाद, उन्होंने लेटर पीएमओ को भेजा है, प्रधानमंत्री जी को भेजा है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका जो दर्ज है भारत सरकार के किताब में, उस महान शख्सियत के नाम पे राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस घोषित किया जाए। ये एडवोकेसी लोग कर रहे हैं, तभी ये आंदोलन है। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। जय हिंद, जय भारत। आज राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपने हम सभी महिलाओं को ये मंच दिया, उसके लिए आरजेएस फैमिली का बहुत बहुत आभार। जी करता है पंख लगाकर ऊंची भरूं उड़ान, और तोड़ के बंधन सारे अपने छू लूं ये आसमान। शायद ये आसमान छूने की ख्वाहिश केवल पुरुष में नहीं होती, उन महिलाओं में भी होती है जिनके कुछ स्वप्न हैं, जिनके कुछ इच्छाएं हैं, जो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ ऐसा बहुत कुछ करना, रचना और गढ़ना चाहती हैं जिससे उसकी अपनी एक पहचान बने। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने आज इस राष्ट्रीय महिला दिवस पर न केवल हम महिलाओं का सम्मान किया, बल्कि हमें एक ऐसा मंच दिया जहां हम महिलाओं से जुड़े कुछ मुद्दों पर विचार विमर्श कर सके। महिलाओं को सम्मान और प्यार देने को लेकर समाज के लोगों को जागरूक करने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की भावना को लेकर ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के पास पुरुषों जितनी समान क्षमता है, बशर्ते उन पर भरोसा किया जाए। आज की महिलाएं अपनी शक्तियों और क्षमताओं का एहसास करती हैं, समाज तथा विश्व में अपने योगदान के लिए घर से बाहर निकलती है। एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए एक खास दिन होना अच्छा लगता है, जहां उन्हें सराहा और सम्मानित किया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि महिला का सम्मान सिर्फ महिला होने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उनकी खुद अपनी व्यक्तिगत पहचान है। कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ है, लेकिन मेरा मानना है कि एक सफल महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक प्रिय के रूप में। राष्ट्रीय महिला दिवस के जश्न का अवसर महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। किसी रिश्ते के बारे में बात करें तो महिलाएं अपने अनंत प्रयास से उसे सफल बनाने में मेहनत करती हैं, चाहे वो घर हो या बाहर की जिम्मेदारियां हो। हम जानते हैं बीच में विशिष्ट अतिथि के तौर पर अलका सैनी जी उपस्थित हैं, जो इंदौर मध्य प्रदेश से सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम आपका स्वागत करते हैं मैम।
और मुख्य अतिथि के तौर पे डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग जी हैं, जो सीनियर फैमिली फिजिशियन हैं, नेशनल कन्वीनर आईएमए हैं, पब्लिक ग्रीवियंस रिट्रेसल फोरम वाइस प्रेसिडेंट आईएमए न्यू दिल्ली से हैं। मैम, आपका भी हार्दिक स्वागत है। अध्यक्षीय संबोधन के रूप में हम सभी के बीच में फाजिल खान जी हैं, जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट और पैनलिस्ट टीवी डिबेट्स में। आप सभी महिलाओं का इस मंच पर स्वागत है। हम सभी स्त्री हैं और स्त्री नाम है उस सहन शक्ति, आत्मविश्वास, माँ, बहन, पत्नी, प्रेयसी एवं अनेक संबंधों में बंधी उस मर्यादित छवि का, जो जीवन के हर क्षण अपने वजूद को तराशने और उसे स्थायित्व प्रदान करने में लगी रहती है। बारिश की हर बूंद की सौंधी महक है स्त्री। नीले विशाल अंबर सा हृदय धारण करने वाली है स्त्री। स्त्री तारों से टिमटिमाती और चंद्रमा सी शीतलता लिए हुए। हम सभी जानते हैं कि अक्सर स्त्रियों के लिए कुछ डायलॉग्स होते हैं जो कहे जाते हैं। समाज बदल रहा है, पुरुष मानसिकता भी बदल रही है। आज पुरुष स्त्रियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रही हैं। लेकिन फिर भी जब हम किसी दिवस को मनाते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि केवल हमें उस शहरी क्षेत्रों को नहीं देखना, बल्कि उन ग्रामीण इलाकों को भी देखना है जहां स्त्रियों की अभी भी स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। प्राय स्त्रियों के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, तुम करती ही क्या हो? तुम्हें पता ही क्या है? ये देश की राजनीति है, तुमसे क्या बात करना? तुम परिवार संभालो, पैसा मैं कमा कर लाऊंगा, ये मेरा काम है। बच्चे अगर बन जाते हैं तो कहा जाता है ये मुझ पर गए हैं, और बच्चे थोड़े भी भटक जाते हैं तो कहा जाता है क्या तुमसे बच्चों की देखभाल भी ना हो पाए। आज इन्हीं सब प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए मुन्ना जी ने हम सभी स्त्रियों को ये मंच प्रदान किया है। जिसे इस विषय में जानना चाहती हूँ, ये जो राष्ट्रीय महिला दिवस आज हम सभी मना रहे हैं, उसके लिए आपके क्या विचार हैं, और समाज में आज स्त्रियों की किस तरह की स्थिति है और कैसा हमें बदलाव करने की जरूरत है? लेकिन संबोधन छोटा होगा, इंटरेक्टिव का सेशन लंबा होगा, तो इसलिए 5 मिनट में अपना संबोधन सभी लोग समाप्त करेंगे। ये पहले भी बता दिया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी, है। आ रही है जी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले आरजेएस को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए ये सोच, ये बात करने के लिए जो एक मंच प्रदान किया है, आज ही नहीं, जो कि आप लंबे टाइम से ये कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम सभी महिलाओं की तरफ से आपको ढेर सारी धन्यवाद, तालियां कहेंगे, या कहूं कि अपनी बात कहने की एक जो मायके जैसी बात करी आपने, सचमुच। और कुसुम जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो इतने सुंदर शब्दों में कुसुम जी ने एक स्त्री की व्याख्या कही, एक स्त्री के मानस की बात की, एक स्त्री के स्वतंत्रता की बात की। स्वतंत्रता ना सिर्फ कपड़ों में या व्यवहारिक वैसे नहीं होती है, स्वतंत्रता होती है अपनी बात कहने की। मैं आज जो हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय इंद्राज जी, जिनके साथ मैंने सीखा संगठन में, समाज में कैसे सहायोजक हैं, सहायोजक है। मुख्य आप बैनर को ठीक से पढ़ लीजिए। हाँ 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 हाँ, डॉक्टर मेजर डॉक्टर प्राची गर्ग मुख्य अतिथि हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। प्राची गर्ग जी को मैं बहुत सारा स्वागत करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ। जो शबनम जी हैं, शबनम जी को मैं स्वागत करती हूँ, और उपस्थित सभी साथी, जो कि बहुत सारे लोग मुझे स्क्रीन पर दिख नहीं रहे हैं, और मैं उनको धन्यवाद करते हुए कहना चाहती हूँ, सबसे पहले शुरू करूंगी कि माँ को देखने की दृष्टि जब कमजोर होती है तब समाज कमजोर होता है और देश भी कमजोर होता है। कहीं ना कहीं अगर देश में स्वतंत्रता की बात करें तो मैं सबसे पहले, जो हम आज महिला दिवस सरोजिनी नायडू जी के नाम से हम मना रहे हैं, कि उनकी जन्म जयंती पर हम महिला दिवस, जो कि हमारे देश का है, जो देश की शान है, जो कहूं कि लेखनी से ना सिर्फ उन्होंने एक बात कही थी कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी है, और उसके आगे की लाइन आप जानते ही होंगे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। एक स्त्री को एक इतना सम्मान देना कि पूरे देश में एक नई आशा की किरण, नए एक हिम्मत, नया जो कहते हैं ना जज्बा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उस भाव को
उस भाव, उस समय भाव झांसी की रानी के क्या रहे होंगे, उन कोकिला कंठी कोकिला कंठी सुभद्रा कुमारी चौहान जी को हम आज याद कर रहे हैं और खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम उनके जन्म जयंती पर हम महिला दिवस की बात कर रहे हैं। महिला दिवस तो रोज होता है, बशर्ते उसको, उस दिवस को, उस दिन को, उनके कार्य को उतना महत्व मिले। जैसा कि कुसुम जी ने बहुत अच्छा बोला कि महिलाएं तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उनका साथ देने वाला एक पुरुष ही होता है। जैसे कि आज मन्ना जी आरजेएस के माध्यम से हमें आपने ये मंच दिया है, ऐसे ही समाज का हर व्यक्ति, जो कि मैं बताना चाहूंगी चौधरी इंद्रराज जी ने हमेशा समाज में महिलाओं को एक स्थान दिया है। मैं उनके साथ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हूँ और मैंने बहुत इस संगठन में अलग अलग जगह जाकर कार्य किया है, हर जगह स्त्रियों की स्थिति देखी है। अगर सावित्रीबाई फुले जी उस समय कीचड़ और गोबर अपने ऊपर झेल कर हम महिलाओं के लिए ये रास्ता शिक्षा का नहीं बताती, ये दीपक की लौ हमें नहीं दिखाती, ये शिक्षा की राह नहीं दिखाती, अपने स्वाभिमान को जगाने की राह नहीं दिखाती, तो आज में से हम में से कोई भी एक महिला इस मंच पर बात करने की हिम्मत नहीं कर पाती। और अगर एक जहाज चला रही हैं, जहाज उड़ा रही हैं, साइकिल चलाकर अपना परिवार पाल रही हैं, घरों में काम करके एक स्त्री आगे बढ़ा रही है, वो घर पे काम भी कर रही है साथ ही साथ। जैसा कि कुसुम जी ने बहुत अच्छे से व्याख्या की, मैं तो आपकी बातों की, आपके जो शब्द थे, बहुत सारे शब्द, एक शब्द में सारी चीजों को समेटने की बात थी। वाकई में कुसुम जी, आपका अलग से एक सेशन होना चाहिए कि हमें अपनी बात किस तरह रखनी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में एक और चीज बताना चाहती हूँ कि ना सिर्फ वो एक कवित्री थी, देश को जगाने की भी बात उन्होंने कही है कविताओं के माध्यम से, और खुद जाकर सिर्फ लेखनी से ही नहीं, कार्मिक रूप में भी उन्होंने, जब गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया था, जो जुहू चौपाटी के किनारे जब नमक बनाया गया, वो सिगड़ी ले जाकर कोयलों पर बनाया जाता था, तो उस समय अंग्रेजों ने जब उन्हें हटाया था, तो वो ये चिंता भी नहीं करते थे कि ये कोयले के अंगारे इन महिलाओं पर जा रहे हैं। तो हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के ऊपर भी कोयले के अंगारे आए थे, उन्होंने भी गांधी जी के साथ मिलकर और अन्य महिलाओं को भी साथ में लेकर ये कार्य किया था। वो कहते हैं ना कि जब स्त्री ठान लेती है तो वो फिर कदम पीछे भी नहीं हटाती है, और उसके साथ जब दूसरे ऐसे लोग, चाहे हम गांधी जी को देखें, गांधी जी ने एक साथ लिया था कि नहीं, एक विश्वास था, ये विश्वास जब तक स्त्रियों पर नहीं आएगा तब तक स्त्रियां आगे कैसे बढ़ेंगी। थोड़ा सा सभी लोग इम्पेशेंस में जाते हैं। 1 मिनट में ये सम अप कर दीजिए, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन आपके साथ, सब लोगों के साथ होना जी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को हर चीज में सहभाग बढ़ाने के लिए, और जो आज के समय में अगर हम सुभद्रा कुमारी चौहान के उस समय के कार्यों की बात करें और आज के समय में स्त्रियों की बात करें, तो जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो स्वयं सहायता समूह हैं, हम पढ़ी लिखी सभी महिलाएं, जो महिलाएं अपना हक जानती हैं, वो जानने के साथ साथ उन महिलाओं के लिए भी कार्य करें। जैसे बहुत सारी सरकारी योजनाएं होती हैं, चाहे वो छोटे छोटे उनके अचार बड़ी पापड़ बनाने से लेकर उनको बैंक में लोन लेना हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। इन सब योजनाओं के लिए जब तक महिला की मुट्ठी मजबूत नहीं होगी, यानी उसके हाथ में पैसे की ताकत नहीं होगी, तब तक वो पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता से कहें या एक स्वाभिमान से कहें या हिम्मत से कहें, हिम्मत से खड़ी नहीं हो सकती है। मैं अपनी कुछ लाइनों के साथ आखिरी अपने शब्द खत्म करना चाहूंगी। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलते देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलते देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। उस माटी का वृक्ष नहीं मैं जिसने नदियों को सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पर लिखी इबारत हूँ मैं, पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये भाव जब तक हम महिलाओं में
जागृत रूप से ना हो, अपनी हर स्थिति से लड़ना तो पड़ता है। आज अगर यहाँ शबनम जी बैठी हैं, कुसुम जी बैठी हैं और हमारी अन्य दीदियां बैठी हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने 4 कदम आगे बढ़कर कार्य किया है, परिस्थितियों से भी लड़ी हैं। तो ऐसे ही मैं चाहूंगी कि कुसुम जी और बाकी बहनें भी आगे कंटिन्यू करें। और फिर से मैं उदय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आरजेएस की पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस मंच से आज मुझे ये मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया अलका जी, बहुत सही कहा आपने कि स्त्री के मन में उसके स्वयं के लिए आत्मस्वाभिमान होना, उसका आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना और उसके व्यक्तित्व का निखरना बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत आभार आपका। और मैं डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग जी से, जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, मैं उनसे भी आग्रह करती हूँ कि वे राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपनी बात रखें 2 से 3 मिनट में, जैसा कि उदय मन्ना जी ने कहा है। डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग जी। जब तक मैम जुड़ती हैं, मैं शबनम फाजिल खान जी, जो अध्यक्षीय संबोधन के लिए हैं, और पहले हम उनके विचार जानते हैं, ताकि उदय मन्ना जी ने जैसा कहा है कि आज हम महिलाओं के लिए मंच है, तो उसके बाद एक इंटरेक्टिव सेशन होगा जहां हम कुछ विषयों पर आपसी बातचीत करेंगे। फाजिल हाँ। खान जी। 5 मिनट का संबोधन होगा। जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा बहुत प्यार के साथ, सम्मान के साथ नमस्कार। कुसुम दी, आपके शब्दों में जो मिश्री थी वो हम सबने महसूस की। मेरी बड़ी बहन अलका जी, मेरी बहन मुन्नी कुमारी जी और प्राची दी, जो आज मुख्य अतिथि भी हैं हमारी। और क्योंकि आर्मी से मेरी भी आर्मी बैकग्राउंड है, तो आप सोच सकती हैं आर्मी का नाम सुनते ही एक अलग सा जज्बा आ जाता है, एक अलग ही सिहरन दौड़ जाती है। मेरे फादर ने भी 62-65 वॉर लड़ी और परमवीर चक्र विजेता वीर अच्छा, अब्दुल हमीद। शबनम बहन जी, टेक्निकल टीम फोटो भी आपकी ले रही है, तो आपका ऊपर का जो हिस्सा है कट रहा है, थोड़ा सा आप डिस्टेंस बना लें, थोड़ा सा। हाँ, हाँ, इससे हाँ, और भी थोड़ा डिस्टेंस बना लेंगे, फोटो ठीक आएगी। ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं एक शेर से शुरुआत करूंगी। मुनासिब है वो खफा है हमसे। ये पुरुष भाइयों के लिए बोल रही हूँ। मुनासिब है वो खफा है हमसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जुदा है हमसे। वो हमारा ही एक हिस्सा है, हम भी उनका एक हिस्सा है। तो आप और हम सबसे पहले तो मुझे जो लगता है विमेंस डे पर कहने के लिए जो सबसे बड़ी अहम बात मुझे लगती है, मुझे लगता है हमें ये रोना धोना वाला चैप्टर बंद करना पड़ेगा। ऑलवेज महिला तो पीड़ित है, दुखी है, कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर पाएगी, उसे पुरुष से भी लड़ना है, समाज से भी लड़ना है। अरे भाई, हर एक के साथ यही है। आप और हम कब तक ये रोना रो रो कर गाना गाते रहेंगे कि हम पीड़ित हैं, हम दुखी हैं, हमें ये भी करना पड़ता है, हमें वो भी करना पड़ता है। पुरुष को भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन हाँ, प्रताड़ित ज्यादा वर्षों वर्ष से महिलाएं होती आई हैं, लेकिन उसको लड़ने के लिए आप और हम रोते रहेंगे तो कैसे लड़ पाएंगे। मेरे पास जो भी विक्टिम्स आती हैं, जो भी दुखी पीड़ित आती है, मैं कहती हूँ पहले हंसो, पहले एक प्रण लेकर जाओ मेरे पास से कि मैं रो धो के नहीं कहूंगी जो कहूंगी, मैं पूरी ताकत के साथ अपनी बात को रखूंगी, मैं हंसते हंसते अपनी बात को रखूंगी, मैं वो पीड़िता बनकर नहीं जाऊंगी जो मर्द खुश होता था, आ गई रोती हुई, देखा कैसा रुलाया है इसको। आधा तो आदमी अपनी जीत उसी में समझ लेता है, विक्टिम को देखकर कि रो रही है, अच्छा देखा ना मैंने इसका क्या हाल कर दिया। तो आपको हमें हंसते हंसते लड़ना चाहिए, वो देश की लड़ाई हो, चाहे कोई भी लड़ाई हो, चाहे वो घरेलू लड़ाई हो। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं अक्सर रहती हैं और आप और हम कुछ कहने में भी डरते हैं। जैसे अलका दी कह रही थी, जैसे कुसुम दी आप बता रही थी कि हम सब लोग थोड़ा ना हमें जीने दीजिए, हम दूसरों का सहारा ज्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मेरे लिए कोई कुसुम दीदी ही आकर खड़ी होंगी, मैं तब आगे बढ़ पाऊंगी। मेरे लिए कोई शबनम खान या अलका सैनी या मुन्नी दी या मेजर प्राची आएंगी, मैं तभी शायद मेरी आवाज तभी बुलंद हो पाएगी। लेकिन आज जब आप और हमारे जैसे कुछ लोगों ने, और समाज में इस तरीके की महिलाएं बरसों बरस से रही हैं, जैसे सरोजनी नायडू जी की आप और हम बात कर रहे हैं कि सरोजनी नायडू जी ने
अरे वो ऐसी कुशल वक्ता थी, उनको देखकर सीखते हैं आज भी यहाँ पर हम। तो जो इतने साल पहले वाली महिला हमें आज भी सिखा रही हैं। आप सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बात कर रही थी, आप और हम सावित्री फूले जी की बात करते हैं। तो ये सब हमें सिखा कर गए हैं कि रोने धोने वाली औरतें मत रहिए, अपनी बात को कहने का, चाहे आपके पास माध्यम कुछ भी हो, छोटा माध्यम हो, बड़ा माध्यम हो। और मन्ना भाई तो इसका एक बड़ा उदाहरण है। आप सोचिए, मैं बरसों से कहती थी, अरे हम औरतों को ही आप हमेशा बातचीत के लिए छोड़ते हो, हमारे साथ आदमियों को बिठाया करो। 10 अगर महिलाएं तो 50 आदमी होने चाहिए। अकल तो उन्हें ही देनी है, हमें तो अकल है। चलिए, बेहतरीन अकल तो हमको डिस्कशन देनी होगा है। शबनम जी, आपके साथ बेहतरीन डिस्कशन होगा और कुछ निचोड़ भी निकलेगा। आज यही इसी उद्देश्य से इंटरेक्टिव सेशन रखा गया है। तो 1 मिनट में अपनी बात खत्म करके और फिर आप आइए तो मैं इंटरेक्टिव चाहती हूँ कि सेशन। हम सब बहनें भी, जितनी भी सशक्त बहनें भी हैं, और सशक्त हर महिला होती है, जो एक पुरुष को 9 महीने पेट में रख सकती है, जो उसको जन्म देने का दर्द सह सकती है, जो इतने सारे समाज से लड़कर पूरे परिवार को पालने की क्षमता रखती है, उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। बाकी चर्चा जब आगे बढ़ाएंगे तब आप पर मैं बात करेंगे। मन्ना भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरजेएस फैमिली का। मैं जुड़ी हुई हूँ, प्राची दी को मैं मिली हुई थी पहले एक कार्यक्रम में, तो देखकर बहुत खुशी हो रही है। और किसी दिन अलका दी और कुसुम दी से भी मिलने का शायद सौभाग्य प्राप्त होगा, तो मेरा और सम्मान भी बढ़ेगा और बड़ी बहनों का आशीर्वाद भी मिलेगा। जी, शुक्रिया शबनम जी। इसी कड़ी में मैं हमारी आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और राष्ट्रीय महिला दिवस पे 2 से 5 मिनट में अपनी बात कहें। प्राची मैम। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्राची। और जैसा कि हम आज जानते हैं, वैसे मैं सच में बोलूं तो मुझे नहीं पता था कि आज राष्ट्रीय महिला दिवस है। ये इसका पूरा मेरे को ये पता चला, इसका पूरा श्रेय जा रहा है मन्ना भैया को, जो अपनी सकारात्मक सोच के साथ में, मतलब ये मेरा ऑनेस्ट कन्फेशन है कि मुझे नहीं पता था। हम इंटरनेशनल वीमेन डे को ही जानते हैं, और तो फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा। तो मैंने, और सबसे पहले मैं आपको सच में बताऊं, मैं जब शबनम खान दीदी को मिली थी ना एक कार्यक्रम में, तो मैं सोच रही थी मैंने इनको कहाँ देखा है, और मुझे बाद में तब तक रियलाइज नहीं हुआ। जब मैं घर पर वापस आ गई तब मैंने देखा, मैंने यूट्यूब में देखा था इनको, एंड मैंने अपनी सिस्टर को बोला, अरे यार ये तो क्या फायर ब्रांड लेडी है, सच में बोल रही हूँ। और मेरे को उस दिन याद ही नहीं आया ये वही शबनम खान है जिनके लिए मैं फायर ब्रांड लेडी का वर्ड का इस्तेमाल कर रही थी। और मैंने अपनी सिस्टर को ये भी बोला था, इनके खिलाफ कितने फतवे जारी हुए हैं। तो मुझे लगता है ये सशक्तिकरण का उदाहरण है जो हम लोग बात कर रहे हैं बाकी लोगों की। तो मैं बहुत सारी चीजें शायद आउट ऑफ द वो भी बोलूंगी जो इससे रिलेटेड नहीं हो, पर जैसा शबनम दीदी ने बोला कि हर महिला अपने आप में सशक्त है, और ये हम अपने समाज से, आज की महिलाओं की नहीं, हमारा भारत का इतिहास कहता है महिला हमेशा से सशक्त रही है। आप देखिए, कुंती ने अपने बच्चे को प्रवाहित किया, उसने चूज, द्रौपदी ने अपने पति को चूज किया, सावित्री ने अपने पति को चूज किया। हमारे पास ऐसा नहीं है, मैत्रेयी का एग्जाम्पल है, गार्गी का एग्जाम्पल है, जिनके आज हमारे यहाँ पर कॉलेजेस हैं। तो ये गार्गी मैत्रेयी कौन है? ये सशक्त महिलाएं हैं। सरस्वती देव, माँ सरस्वती, जिन्होंने मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य जी के जो उनके बीच का शास्त्रार्थ था उसके जज की भूमिका निभाई। सशक्त महिलाओं के एग्जाम्पल है हमारे पास। हमको ये नहीं कहना चाहिए कि हम लोगों के अंदर कोई दम नहीं है। हमारे पास कैकेयी का एग्जाम्पल है, जिसने देवासुर संग्राम में दशरथ के साथ में जाकर लड़ाई की, दानवों से रक्षा की थी, देवताओं की। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि औरतें नहीं है। मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं खुद एग्जाम्पल लूं, जैसे मैंने शबनम दीदी का एग्जाम्पल दिया, मैं खुद एग्जाम्पल लूं कि मैंने कारगिल युद्ध में भाग लिया है, आई हैड सीन दैट लाइफ। तो ये हमारे पास ये सशक्त है। हमारे पास किरण बेदी जी का एग्जाम्पल है, जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। सावित्री बाई फुले है, जिसको हम आज की डेट में हमारे, और सबसे बड़ी हमारे पास एग्जाम्पल है आज जिनका हम बर्थडे मना रहे हैं, सरोजिनी नायडू जी। ये क्यों हो पाया? क्योंकि इन सब लोगों के पास में एक सकारात्मक सोच थी।
जब तक आपके पास एक सकारात्मक सोच नहीं होगी, आप दुनिया में कुछ भी नहीं बदल सकते। तो कहते हैं ना, मैं सोच भी बदलता हूँ, मैं नजरिया भी बदलता हूँ। मैं सोच भी बदलता हूँ, मैं नजरिया भी बदलता हूँ। मिले ना मंजिल तो उसे पाने का जरिया भी बदलता हूँ। मिले ना मंजिल तो उसे पाने का जरिया भी बदलता हूँ। बदलता नहीं अगर कुछ तो, पर मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ। मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ। मतलब जब तक हमारी सकारात्मक सोच नहीं होगी, हम अपने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। फिर तो हम रोते धोते ही रह जाएंगे। हम ये हैं बेचारे की भूमिका, चाहे वो महिला है या पुरुष है, उसको जब तक कि हमारी सकारात्मक सोच नहीं होगी, हम कुछ नहीं बदल सकते। हम किसी भी इंसान को बदल सकते हैं। दशरथ मांझी का एग्जाम्पल है हमारे पास। उसने अपनी सकारात्मक सोच से ही पर्वत को काट के उन्होंने सड़क बनाई। तो ये सब सकारात्मक सोच के एग्जाम्पल हैं। तो हम, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे मन्ना भैया हैं, जो 150वीं गाथा लिख रहे हैं और समाज में नया कुछ लाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी बात नेताओं तक पहुंचे, उनकी बात जन तक पहुंचे। और वो सब सकारात्मक लोगों को जोड़ने के लिए ही ये एक मुहिम चलाए हैं। और मुझे लगता है हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे समाज के निर्माण के लिए सकारात्मक भूमिका अपनी निभानी चाहिए। थैंक यू। मैं बहुत ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगी। थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया प्राची मैम, बहुत बहुत आभार आपका। और आपने और शबनम मैम ने बहुत सही कहा है कि हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। और ये जीतने की उम्मीद हम सभी महिलाओं को जिंदा रखनी है, और ये कार्यक्रम उसी का एक अभिन्न अंग है। आज इस इंटरेक्टिव सेशन में हम सभी आज के उन समसामयिक ज्वलंत उन विषयों को उठाएंगे जहां पे हम ये देख पाएंगे कि आज जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति क्या है, कैसे आप सभी जिस मुकाम पर आज पहुंची हैं उसके पीछे आप सभी की सक्सेस स्टोरी क्या है। क्या आपको उस सबसे पहला हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आज आपने जो अपने एक व्यक्तित्व की जो एक पहचान बनाई है, क्या उसमें कुछ इस तरह की समस्याएं, चुनौतियां या बाधाएं या रुकावटें आई जिसके लिए आपको प्रयास करना पड़ा, या आप जहां पहुंची हैं क्या आपके परिवार का वो साथ था जिसकी वजह से आज आप यहाँ पहुंची हैं। तो एक एक करके मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस विषय में थोड़ी सी जानकारी दें। प्राची मैम, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। हेलो। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है। सॉरी, मैं बीच में सुना नहीं था क्योंकि एक पेशेंट का पेशेंट। हाँ जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम सभी बल्कि यहाँ से पे जुड़े सभी श्रोता भी ये जानना चाहते हैं कि आज आप जिस मुकाम पर पहुंची हैं, आपकी वो सक्सेस स्टोरी क्या है। आपके परिवार का उसमें साथ था, या कुछ आपने कुछ चुनौतियों का सामना किया, कुछ रुकावटें या बाधाएं आई, एक महिला होने के नाते आपने क्या फेस किया। तो इस बारे में हम आपसे जानना चाहते नेक्स्ट ले लीजिए क्योंकि वो नेटवर्क नहीं चला गया है। जी, आप जरा इस बारे में बताएं। थैंक यू दी, आपने मुझे फिर मौका दिया कि मैं अपनी चीजें बता पाऊं। मुस्लिम परिवार में पैदा होना और फिर दबंग तरीके से बाहर आकर जनता और देश के लिए सोच लेकर काम करना शुरू करना, ये तो एक बड़ा ही प्रॉब्लम वाला किस्सा रहता है जब मुस्लिम परिवार में आपके सारे रिश्तेदार आप पर फोकस्ड हों कि ये सबसे ज्यादा लड़कियों के लिए क्या प्रॉब्लम है दी, कि हर कोई ये कहाँ जाता है, ये क्या करता है, ये क्या करती है, ये क्यों जाती है, ये जनता के लिए क्यों लड़ाई लड़ रही है, इसको क्या फायदा आ रहा है। इन सारी डिबेट से जूझते हुए, इन सारी मुसीबतों से जूझते हुए, लेकिन हाँ फैमिली का तो दी थोड़ा फर्क रहता है।
मेरे पिता मेरी हमेशा बैकबोन रहे हैं। मैं गर्व से अगर कहूं कि पर हम पुरुषों को, मैं इसीलिए हमेशा एक लाइन कहती हूँ कि हमें आपसे आगे जाने का कोई शौक नहीं है। हमें कोई शौक नहीं है कि महिला प्रधान देश कर दीजिए, नहीं चाहिए मुझे। पुरुष प्रधान ही रखिए, गर्व होता है मुझे वो सुनकर भी। लेकिन अपमानित मत करिए, लेकिन सम्मान के साथ बेटियों को, बहनों को, पत्नी को, सबको प्यार से साथ लेकर चलिए। इतना बस पुरुषों से हमारा कहना है। बाकी हमें कोई महिला प्रधान देश बनाने का शौक नहीं है। मैं आपको नीचे गिराकर, और किसको गिराना चाहती हैं महिलाएं? भाई है वो अपना है, पति है वो भी अपना ही होगा, पिता है वो भी अपने ही होंगे। तो हम आपको किसी को कम नहीं बताना चाहते, ना आपसे आगे जाना चाहते, बस आपके शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलना चाहते हैं। उसमें अगर आप हमारी थोड़ी हेल्प करते हैं, वो परिवार में आप पर हम हमेशा कहते हैं कि माँ का अहम रोल रहता है। माँ बेटी को कमजोर करती हैं, ऐसा नहीं है दी। माँ बाप कभी ना बच्चों को कमजोर करते हैं, ना माँ बाप कोई गलत चीज सिखाते। ये समाज का बहुत पुराना पैटर्न है, जो हम लड़कियों को रोता धोता ही बताकर लड़कियां तो रोती ही हैं, लड़कियां तो दुखी ही रहती हैं। ये सिर्फ परिवार की बात नहीं है कुसुम दी, अलका दी, ये पूरे देश दुनिया में जब भी आप बात करेंगे ना, ये पूरी दुनिया की बात है। लड़की कमजोर है, लड़की शारीरिक रूप से, अरे आप क्या बात करते हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर तो आप हो भी नहीं सकते हैं। सुबह महिला 9 बजे जाती है, ऑफिस जाती है, आती है, सास ससुर को देखती है, बच्चों का ध्यान रख लेती है, 9 महीने की प्रेगनेंसी के टाइम तक ऑफिस जाती है, प्रेगनेंसी के कुछ टाइम की छुट्टी मिलती है, बच्चे को जन्म देकर फिर ऑफिस जाती है। आप सोच कर देखिए, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। बस इतनी भर बात आप और हम सब लोग सोच लें। और परिवार में तो 100 तरीके के रिश्तेदार, 100 तरीके के लोग होते हैं, जो आप पर, कोई लड़कियों पर लांछन लगाना भी थोड़ा आसान होता है। अरे 2 बजे आ रही थी, किस लिए आ रही थी, कहाँ से आ रही थी, हमारा समाज जानकारी नहीं लेना चाहता। हो सकता है आपके जैसे किसी दुखी की मदद करके आ रही हूँ। कई बार जैसे आंधी तूफान भी आ रहा होता है, कोई विक्टिम आ जाता है, कोई पीड़िता आ जाती है, तो हम जाते हैं थाने तक उसके साथ, उसको अकेला नहीं छोड़ते हैं कि आप धक्के खाती रहिए। मैं तो आंधी तूफान हो कुछ हो, जाके झंडा गाड़ देती हूँ, भाई मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। चाहे भाई भी हो, हम तो भाई को भी उसी तरह से देखते हैं। भाई थोड़ा सा बहनों को अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन बहनें तो भाइयों को भी सबको प्यार से देखती हैं, हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हैं। तो कितना भी परिवार आपको, अगर आप अच्छा काम करने निकली है ना दी, फिर आपको वो कौन रोकना चाहता है, कौन टोकना चाहता है, इन सब चीजों से दिमागी तौर पर उबरना होगा। आप और हम तो थोड़ा भाग्यशाली कहिए कि हमारे पिता हमारी बैकबोन है, हमारे पिता आर्मी बैकग्राउंड से, हम लोग तो शायद ज्यादा सशक्त किया और ज्यादा चीजों में सहयोग किया। कभी मेरे फादर ने कभी मुझसे दी ये नहीं पूछा कि ये जो रात के 3 बजे घंटी बजा रहा है, इसकी बात सुन के जो चल पड़ी हो तो तुम्हारा क्या होगा, कभी ये नहीं डराया मुझे। मुझे कहा जाओ, और अगर कहीं कुछ ऐसी घटना भी घटने वाली हो, 50 को मार के मरना, गर्व होना चाहिए मुझे, शबनम खान लड़ी थी, ऐसे सिखाया। तो आप और हम धीरे धीरे जब ऐसे सिखाते रहेंगे, ऐसे बेटियों को दिमागी तौर पर सशक्त करते रहेंगे, तो वो जो ट्रॉमा है ना हमारा, जो बरसों पुराना ट्रॉमा, कि आएगी रोती हुई जाएगी रोती हुई, है ना, दुख भी बताएगी तो पैर पकड़ पकड़ के बताएगी, भैया मेरी मदद कर दो, दीदी मेरी मदद कर दो। नहीं, सबसे पहले मुझे अपने लिए ताकतवर दिमाग बनाना होगा, मुझे लड़ना है। जीवन में कोई साथ हो या ना हो, दुनिया में कोई मेरा साथ देगा या नहीं देगा, मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी ही लड़ूंगी। जिस दिन आप पर हम इतने सशक्त दिमागी तौर पर हो जाएंगे और उन पुरानी बेड़ियों को काट फेंकेंगे, जैसा आप पर हम अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं, हम जगह जगह गांव-गांव जाकर अवेयर करते हैं बेटियों को, तो आज आप देख रही होंगी, किसी का डांस करने का मन करता था, वो नहीं नाच पाती थी, किसी का गाना गाने का मन करता था, नहीं गा पाती थी, क्योंकि बंदिशें इतनी ज्यादा थी। आज लड़कियां चहचहाना चाहती हैं, उड़ना चाहती हैं, पंछियों की तरह स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ान भरना चाहती हैं। तो मुझे लगता है जब आप और हम सारी बहनें मिलकर काम कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर आप और हम सब अवेयरनेस लाते हैं, उनको जब ये पता चलता है ना कि अरे, जैसे आज आप और हम सरोजनी नायडू जी से ले रहे हैं प्रेरणा इतने साल बाद भी,
कि अरे उनकी ओजस्वी वाणी, लेखनी में उनकी जान, तो आप और हम जब उनके बारे में बताते हैं और बहनों को, बेटियों को, तो वो भी सशक्त होती हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं परिवारों से भी संवाद जरूर करती हूँ दी। ऐसा नहीं है कि हम बेटियों को ही सशक्त करके बोल रहे बस आप सब कुछ छोड़ दो और बाकी आप सशक्त हो गई हो, चलो आप अपना, नहीं, परिवार भी तो हमारा है ना दी, भाई भी तो मेरा है ना दी। अगर उसे किसी बात पे शिकायत है, मेरी पहली जिम्मेदारी बनती है मैं उसकी वो शिकायत दूर करूं, मैं उसको दिमागी तौर पर सशक्त करूं। आप और हम तो हो जाएंगे, लेकिन परिवार का दिमागी तौर पर, समाज का दिमागी तौर पर सशक्तिकरण ज्यादा जरूरी है। उनको जी। बताना बेटी खाने भर की चीज नहीं है, मैं कोई वस्तु नहीं हूं कि आप इस्तेमाल करोगे, मैं सामान नहीं हूं, सम्मान हूं दुनिया का, देश का, मैं सम्मान हूं। मुझे सम्मान के साथ आपको अपनाना होगा, सामान की तरह नहीं अपनाना होगा कि ये शादी होगी, चलिए बस बच्चे पैदा करेगी, खाना बनाती रहेगी, बस ये औरत का प्राइवेट अनलिमिटेड काम क्या बता रखा है सबने दी, इतना ही। जी, शादी बहुत होनी है, बढ़िया शबनम जी। आपने, अभी फिर से आपके पास वापस आऊंगी, थोड़ी सी ये यात्रा अगले पड़ाव तक भी ले जाते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो मानव धर्म है उसमें जब दया गायब होती है तो संवेदनहीनता आती है। तो जरूरत है स्त्री के प्रति समभाव, समदृष्टि अपनाने की। और फिर जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पुरुष ने वो दृष्टि नहीं अपनाई, अपनाई है, बहुत अच्छे से और मन से, हृदय से स्वीकार करके अपनाई है। और पुरुष का संबल बराबर स्त्री को मिलता रहा है, और यही वजह है कि आज हम स्त्रियां इस मंच पर हैं। लेकिन फिर भी मैं फिर भी कहूंगी, फिर भी वो तबका कहीं एक छूटा हुआ है, जहां अभी भी वो स्त्रियां उस संबल की आश में जो है वो निहार रही हैं उस समाज की ओर, जहां उन्हें भी वो बराबरी का दर्जा दिया जाए। अभी भी वो संघर्ष जारी है। वरना अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा किस तरह से एक इंजीनियर लड़की ने, कैसे एक डॉक्टर लड़की, कैसे एक हाउसवाइफ छत से जो है वो गिरा दी जाती है, और उसके पीछे परिवार आंसू बहाने के सिवाय कुछ नहीं कर पाता। यानी आज के समय में भी अगर शिक्षित समाज इस तरह से शहरों में हो रहा है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण प्रदेशों में अभी भी क्या स्थिति होगी। इसी कड़ी में मैं अलका जी से अभी इसी विषय में जानना चाहती हूँ। अलका मैम, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद कुसुम जी। शबनम जी ने कम शब्दों में बहुत सारी बातें बोल दी हैं। अगर हम बाहर आए, हमने समाज का काम कर शुरू किया है, हमने देश के लिए बात करना शुरू की, तो सबसे पहले आसपास परिवार तो साथ देता है, लेकिन जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, वो आपके परिवार में एक नई चीज डालते हैं कि ये बच्चों का समय खत्म करके और यहाँ घर में रहना चाहिए था, इस समय इनको ये समाज का या फिर देश के बारे में, जैसे मैं स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ी हुई हूँ, कि ये क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। ठीक है, दूसरे लोग कर रहे हैं, क्यों कहते हैं ना, भगत सिंह पड़ोस में ही पैदा होना चाहिए, अपने घर में नहीं। ऐसी सावित्रीबाई फुले पड़ोस में ही पैदा हो, अपने घर में नहीं। तो ये चीजें परिवार तो समझ रहे हैं, तभी आप बाहर आ पाए। लेकिन जो जब हमें आसपास अपने क्लोज जो रिलेटिव्स होते हैं, उनसे जब उनको संतुष्ट करके, क्योंकि आप झगड़ नहीं सकते हैं, महिलाओं में एक क्वालिटी होती है कि वो हर चीज को मैनेज करती हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी से अपनी दादी, नानी, माँ, सबको एक एडजस्ट करते हुए, सबको संतुष्ट करते हुए, चाहे उनको कितनी भी तकलीफ हो रही हो। तो ये एक स्वाभाविक नैसर्गिक गुण है हमारे अंदर कि हमने सबको संतुष्ट करके अपने जो आज इस मकाम तक पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से सेक्रीफाइस किया है, समय हो, धन हो, हर चीज। पर उसमें जो हमें मिला है वो एक अद्वितीय बात है कि आप लोगों से बात कर रहे हैं, आपको लोग, ये चीज एक मान सम्मान जो मिलता है, उसकी खैर बात अलग है। क्योंकि हर जगह स्त्री, जब भी सावित्रीबाई फुले जी जब खुद गोबर और कीचड़ उन्होंने जो स्वीकार किया और फिर आगे बढ़ी हैं, उनकी बेटियां आज भी उनकी बेटियां गोबर कीचड़, जो ताने, जो लांछन, जैसा कि शबनम जी ने कहा है, ये सब चीजें सहन करके भी आगे, क्योंकि संगठन हो या समाज हो, कहीं भी काम जब महिला करती है, तो अगर सही ढंग से आप कर रहे हैं
तो आपको बहुत सारी चुनौतियां और बहुत सारी ऐसी चीजों को जो असहनीय होती हैं, वो कहते हैं ना कि मैंने तो ये चीजें कभी सहन नहीं की घर में, इस गलत व्यक्ति की बात कैसे ये सुन लूं या कैसे सहन कर लूं, ये सब चीजें भी हमें सहन करनी होती हैं। तो कुसुम जी का जैसा कि सवाल था कि आप लोग इस मकाम तक आए तो क्या क्या चीजें हुई, तो मैं समझती हूँ कि ये सब चीजों का सामना तो हमें करना पड़ता है, लेकिन अंततः बहुत ही अच्छी बात ये होती कि आप कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधित्व वाले मकाम पर हैं। आप महिलाओं से बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, क्योंकि जब खुद गुजरते हैं तब आपने को समझ में आता है, तो आप जवाब भी अच्छे से दे सकते हैं, और ये काम महिलाएं बखूबी कर सकती हैं। जी कुसुम जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी। बिल्कुल सही बात कहा आपने कि महिलाएं ये काम स्वयं भी कर सकती हैं। और इसी कड़ी में मैं प्राची मैम, अगर आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी, मैं तो सुन पा रही हूँ। जी प्राची दी, तो हाँ। अब आप अपने विचार हमसे साझा कीजिए इस बारे में। देखिए, मैं धन्यवाद कुसुम जी मेरे को दोबारा से आमंत्रित करने के लिए। और मेरा सबसे ज्यादा मानना जो है, महिला का सबसे जो बड़ा गुण है वो है क्षमाशीलता। वो उसका जो ये इस गुण का जो है ना, सब लोग दुरुपयोग करते हैं। ये ऐसा मेरा मानना है कि वो सबसे ज्यादा जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर हो जाती है। अरे चलता है वाला, इस क्षमाशीलता वाले गुण को चलता है समझ लेते हैं सब। जहां पर ये चलता है वाली भाव आ जाती है ना, वहां महिला, क्योंकि ये चलता है वाला भाव पुरुष के साथ नहीं होता। ये वाली जो चीज है ये महिला को डिमीन कर देती है, ये मेरा मानना है। और ये जो शुरुआत होती है इसकी परिवार से ही होती है। महिला की जो, जैसे एक लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, उसकी बच्चे का जो प्रताड़ना शुरू होती है महिला बच्चे की, ये मेरा मानना है। मैंने एक बार और एक मंच ने बोला था इस चीज को, मैं दोबारा बोल रही हूँ आपके मंच पे। महिला बच्चे की प्रताड़ना शुरू होती है जब वो गर्भ में होती है। जब लेडी एक प्रेग्नेंट हो जाती है ना, उसके ससुराल वाले कुछ भी कह रहे हो, उसकी माँ की पहली कामना होती है इसका पहला बच्चा लड़का हो जाए। तो वो जो गर्भस्थ शिशु सुन रहा है उस बात को, वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये भाव रहता है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये मेरा मानना है। और इस बात का प्रूफ है हमारे पास में वो कबूतर के बच्चे जिन्होंने शिव पार्वती कथा सुनी, सुखदेव जी, हमारे पास इसका सबूत है अभिमन्यु जिसने ज्ञान को पाया। तो जब ऐसा उनके साथ हुआ, तो जो हमारा गर्भस्थ शिशु, चाहे वो महिला है या पुरुष है हमें नहीं मालूम है, वो बच्चा जो है, वो बच्चा तो सुन रहा है आपकी बात को, आपके भाव को सुन रहा है। तो मुझे लगता है ये शिक्षा हमें नहीं देनी चाहिए। और ये इसका किसी भी स्टेटस पे नहीं फर्क पड़ता कि वो लोअर तबके की महिलाओं के घरों में हो रहा है या अच्छे परिवारों में हो रहा है। ये सभी महिलाओं के साथ होता है। हर स्त्री के माँ की कामना होती है कि मेरी बेटी का पहला बच्चा लड़का हो जाए। तो मुझे लगता है वो बच्चे के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लड़के के अंदर वहां से पैदा हो जाता है, और जो लड़की पैदा हो रही है उसके अंदर एक थोड़ी हीन भावना पैदा हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम इस चीज को, इस भाव को, लड़का लड़की के भाव को निकालें अपने मन से, तो शायद हम एक बेटर समाज को जन्म दे सकते हैं। ये मेरा मानना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ करो आप, अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जैसा शबनम दी ने बोला, हमें किसी एक पुरुष प्रधान समाज रहे या महिला समाज प्रधान समाज रहे, क्योंकि आप सेब की तुलना दूसरे फ्रूट से नहीं कर सकते हो, स्त्री की तुलना पुरुष से नहीं हो सकती। भगवान ने एक स्त्री बनाया है, एक पुरुष बनाया है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अब कोई भी सुपीरियर नहीं हो सकता, कोई भी इंफीरियर नहीं हो सकता। जैसे गाड़ी में पहिए बराबर चलेंगे तभी हम समाज को, अच्छे समाज को जन्म दे सकते हैं, जब हम एक साथ पैरेलल रूप से चलेंगे। और जहां तक शारीरिक रूप से हो सकता है महिला पुरुष से थोड़ी कमजोर रहे, हो सकता है, पर डेफिनेटली मानसिक रूप से वो बिल्कुल बिल्कुल भी अशक्त नहीं होती। शी इज मोर सुपीरियर, वो ज्यादा सुपीरियर है और ज्यादा मानसिक रूप से सक्षम है। तो मैंने एक थोड़ी सी छोटी सी लाइनें लिखी हैं इसी महिला दिवस के लिए।
स्त्री के लिए वो मैं समर्पित कर देती हूँ। मेरे सारे भाव शायद आप तक उसमें पहुंच जाएंगे। नाम है सरला, नहीं जानना अबला, रखे भावना तला, नार सदा थी सबला, गरल पान है करती, सहज भाव ही धरती, दया धर्म की सरिता, मधुर वाग्मय कविता, धरे धैर्य सधरणी, करे नित्य शुभ करनी, चरित शौर्य के गति, लिखे लेखनी थकती, अलख थामती मन में, लिए लक्ष्य जीवन में, नए रूप में दिखती, दिव्य कथा है लिखती, शिवा संग शिव सजती, हंसे लास्य है करती, कमल आसना महती, नवल सृष्टि को रती, बने ईश की जननी, जगत मात दुख करनी। तो मैं ऐसी माँ को नमन करती हूँ जिसको भगवान भी चाहते हैं कि मेरी माँ के रूप में मैं उसका बच्चा बनूं, वो मेरी माँ बने। तो ऐसी मातृशक्ति को नमन। थैंक यू। शुक्रिया प्राची दी, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि माँ तुम निर्मिती हो, सौंदर्य भी तुम ही हो, और मेरे भाव मन और बोली को मांझने वाली भी तुम ही हो। तुम्ही ने दिए हैं मुझको अपने संस्कार, गुण है जो भी तुझ में वो मेरी तेरी ही देन है। मातृशक्ति को नमन। जैसा शबनम जी ने कहा कि जो राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्यों सिर्फ रोना धोना मचाया जाए, किसी एक विषय से संबंधित उसके विभिन्न आयामों पर हमें बात करनी चाहिए। पुरुषों, अगर हम महिलाएं प्रताड़ित हैं तो पुरुषों को भी हमने सदियों से कोसा है। अब ये मंच ऐसा है कि हमें इसके एक और एंगल पे बात करनी है, और मैं आप तीनों की राय जानना चाहती हूँ। अक्सर ये प्रश्न आता है कि एक महिला के विकास में बहुत बार महिलाएं बाधक भी हो जाती हैं, चाहे वो नंद के रूप में, चाहे वो मदर इन लॉ के रूप में, चाहे वो हमारे साथी सहयोगी के रूप में, चाहे हमारे कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाली हमारी खुद ही अपनी ही सहयोगियों के साथ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सच में एक महिला के विकास के लिए किसी महिला का, हम पुरुष का संबल चाहते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि महिला का संबल मिलना, उसका सहयोग मिलना, उसका साथ मिलना भी बहुत जरूरी होता है। क्या सच में किसी प्रताड़ित होती महिला को, या हम कहते हैं कि किसी को कोई अवसर मिला है, उसको कुछ बाधाएं चुनौतियां हैं, तो क्या सच में कोई महिला इस तरह का कदम उठा पा रही है? मैं इस बारे में आप सभी की राय जानना चाहती हूँ। शबनम मैम, सबसे पहले शुरुआत। दी, मेरा विचार थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, पता नहीं आप सबको अच्छा लगेगा या नहीं, पर मेरी सोच है ये कि आप और हमने ना ये परसेप्शन बना लिया है महिला ही महिला की दुश्मन है। ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा अगर किसी जो मेरे जीवन का निचोड़ है, जो मैं लड़कियों को देखती हूँ, जो मैं सालों से काम कर रही हूँ, तो मेरे पास ये सास वाला एंगल छोड़ दीजिए, ये एक सामाजिक बुराई, ये दहेज वाला, सास वाला, नंद वाला, भाभी वाला, ये एंगल अलग है। ये वहां पर एक देवर भी है, वहां पर एक जेठ भी है, वहां पर एक ससुर भी है। तो ये एक पारिवारिक अलग टाइप का मसला है, जिसे हमने महिलाओं वाली एंगल दे दिया है कि नहीं नहीं महिला ही महिला को देखो देखो सास ही करती है। भाई सास का हमने शुरू से ही कान भरे हैं लड़की के कि सास ही टॉर्चर करने वाली होती है। ससुर क्यों नहीं होता है? ससुर भी टॉर्चर करते हैं, देवर भी टॉर्चर करता है, जेठ भी टॉर्चर करता है। तो आपने ये क्यों बना दिया महिला सास होगी? बस सास तो खतरनाक हमने एंगल देके लड़की के दिमाग में बिठा दिया। अब चाहे सास बेचारी कुछ करे ना करे, नंद कुछ कहे ना कहे, लेकिन जब कंप्लेंट दर्ज होगी तो ससुर, पति, देवर और जेठ बच के निकल जाएंगे। और फंसती कौन है? सास, नंद, भाभी। ये लोगों के ऊपर ही हमारा फोकस रहता है, क्योंकि हमने कानूनन उसे सिखाया है, जो एडवोकेट भी सलाह देते हैं कि सास को पकड़ लो, बिकॉज औरत पकड़ी जाएगी तो वो थोड़े नरम हो जाएंगे जब औरत जेल की तरफ जाएगी। तो ये एंगल दूसरा है दी, ये पारिवारिक वाला। पर आप कह रही थी कि प्रताड़ना ऑफिस में भी होती है, स्कूलों में भी होती है,
प्रोफेसर अभी अभी एक सरकारी स्कूल में, ये मैं अभी दिल्ली की लेटेस्ट न्यूज बता रही हूँ आपको, एक स्कूल की बेटी को फिजिकली हरास करते थे, अभी टीचर भागे हुए हैं, वो केस दर्ज हुआ है। तो लड़कियों के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना दी, वो फिजिकल हरासमेंट की है। शायद आपको सुनने में खराब लगे, पर सच्ची बात यही है, चाहे लड़की ऑफिस जाती हो, चाहे वो हॉस्पिटल में काम करती हो, चाहे वो घर में भी जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित की जाती है, जेठ, ससुर या ये जो पत्नी, नंद, ये सब की जो हम बात करते, फिजिकली हरासमेंट, लड़की को हमने ना एक सेक्स सिंबल की तरह दे दिया है कि ये सिर्फ इसी के लिए यूज करने के लिए है, बाकी आप इससे ऊपर लड़की के लिए सोचते ही नहीं है। चाहे वो डॉक्टर बन जाए, चाहे वो इंजीनियर बन जाए, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, औरत को आप और हम बस उसी एंगल से देखते हैं कि ये सेक्स सिंबल है। इससे भी आपको हमें लड़ना पड़ेगा। मैं अगर एक्टिविस्ट हूं, मेरा अपना वजूद है, मैं नहीं झुकूंगी, मुझे कोई डरा धमका नहीं सकता है, मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि आप सिर्फ, मैं आपको लड्डू की तरह कभी भी खा सकता हूं, मैं कोई परोसी जाने वाली चीज नहीं हूं। लड़कियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, कोई उन्हें प्यार में बहका लेता है, कोई उन्हें दुलार में बहका लेता है, कोई फिजिकल टॉर्चर करने के लिए, उसका असॉल्ट करने के लिए फिजिकल, कोई उसे प्यार से बहकाता है दी, कोई उसे दुलार से बहकाता है, कोई दबाव से बहकाता है, कोई डराकर उसका इस्तेमाल करना चाहता है। तो सबसे पहले तो हमें ना इस एंगल से निकलना पड़ेगा कि मेरे को कोई छू नहीं सकता भाई, छूने नहीं दूंगी किसी को भी, चाहे मेरे को कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ जाए, चाहे मुझे कितनी भी घंटियां नेताओं की बजानी पड़ जाए, प्रशासनिक अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने पड़ जाए, पर मैं आपके दबाव में आकर किसी चीज को नहीं करूं। और आप पर हम तो कितनी जानकारी रहती है, ये आप सर्वे वाले ज्ञान पर मत जाइए, गली गली लड़कियों का फिजिकली हरासमेंट है, आपको मानना पड़ेगा। ये दुकान वाला अलग तरीके से कर रहा है, कोई गरीब आ गया, मकान वाला अलग तरह से कर रहा है, कोई लड़की पीड़ित नजर आ जाए ना दी, तो उसकी सहायता करने के बजाय ज्यादातर लोगों का मोटिव ये रहता है, इसका पहले फिजिकली यूज कर लूं, मदद तो मैं पैसा वैसा देके या जैसे भी कहेगी फिर करता ही रहूंगा। तो सबसे पहले पुरुषों के दिमाग से ये निकालना जरूरी है, और ये सरकारों को भी करना पड़ेगा, और आपकी हमारी जिम्मेदारी तो है, हम लोग कर ही रहे हैं, कि हम कोई भाई लड्डू नहीं है कि हमें देखते ही लार टपकाने लगोगे। 99.9% पुरुष की ये प्रॉब्लम है, लड़की देखते ही लार टपकाते हैं लोग, आप देखते ही नहीं है उसे इंसान के रूप में, आप उसे, वो भी एक सम्मानित इस देश की नागरिक है, बेटी है, ये देखते ही नहीं है। आप सिर्फ चाहते हैं बस ये किसी तरह से काबू में ले लिया जाए इसको। तो ये सोच तो आपको हमें बदलनी पड़ेगी पुरुषों की। और आप और हम थोड़ी खराब महिलाओं की भी बात करते हैं कि भाई महिलाएं भी, जैसा दी कुसुम दी कि भाई महिलाएं भी टॉर्चर करती हैं। अरे बराबर करिए ना न्याय, करिए बराबर न्याय। मैं तो किसी महिला के लिए नहीं आने वाली हूँ कि अगर उसने गलत किया था सजा दीजिए, लेकिन महिला क्या है दी, खरबूजा है, खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, कटना उसको ही है, खरबूजे को। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले पुरुषों के दिमाग से औरतों के लिए अगर सच्चा सशक्तिकरण सरकारें चाहती है ना दी, तो उनको एक चीज करनी पड़ेगी, भाई ये लड्डू नहीं है, ये खाने की चीज नहीं है खाली। ये जैसे आप पुरुष सम्मानित बड़ा कहते हो ना, मैं पुरुष हूं, है ना, मैं इस देश में भाई मैं लड़का पैदा हो गया, जैसे आप बता रहे थे कि ये आप और हम बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी औरतों से भी आप बात करेंगे ना, तो पहला बेटा हो जाए, बस पहला बेटा हो जाएगा ना, तो फिर मैं, मेरे ससुराल वाले, मेरा पति खुश हो जाएंगे और मैं धन्य हो जाऊंगी, इस दुनिया की सबसे धन्य औरत हो जाऊंगी। क्यों भाई, क्या बेटी माता पिता की सेवा नहीं करती हैं? मैं आपके माध्यम से पूरे देश से ये सवाल कर रही हूँ, क्या बेटियां ससुराल से भी आकर माता पिता के लिए वो सब काम नहीं करती हैं? ससुराल से आकर भी करती हैं। बेटा तो शादी होते ही एक अलग घर लेकर और माँ बाप को पूछता तक नहीं है। इस तरीके के भी बेटे हैं, और बेटे इतने अच्छे भी हैं जो 80-90 साल के बुजुर्गों को अस्पतालों के
चौखट पे लिए खड़े रहते हैं। तो बात ये नहीं है, बात ये कि हम महिलाओं को पेश किस तरह से कर रहे हैं। हमने बरसों से पेश ही इस तरह से किया है, लो भाई ये सेक्स के लिए है, बच्चे पैदा करने वाली है, और बस इसको आगे समाज में कोई है ना वजूद नहीं है इसका। अरे आप और हमने वजूद बना के दिखा दिया है, तब भी आपको हमें कमजोर समझा जाएगा। तो इसमें पुरुषों की गलती नहीं है दी, कुसुम दी, अलका दी, मेजर प्राची दी, ये फिर पुरुषों की गलती नहीं है, ये फिर आपकी हमारी ही कहीं ना कहीं कमी है, जो हम उनको आज तक ये सबक नहीं सिखा पाए कि हम आपको पैदा करते हैं तो हम आपसे ज्यादा ताकतवर हैं। बस जी, बिल्कुल सही कहा शबनम इतना जी बस आपने। सोचना होगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी आपने अपनी राय रखी। आप सही बात है कि जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो उत्पाद नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, वो बाजार की भीड़ का हिस्सा भी नहीं है। और जैसा कि बहुत बार हम देखते हैं कि व्हाट्सएप में इस तरह के फोटो विज्ञापन आते हैं, या खास तौर पर आप में एक विज्ञापन इस समय एकदम से मेरे दिमाग में आया कि अक्सर जब करवा चौथ का समय आता है तो एक फोटो विज्ञापन आता है, जिसमें एक तरफ करवा चौथ का दृश्य होता है जहाँ पत्नी है, वो पानी देते हुए पति के पैर छू रही है। ठीक उसी के हाफ पोर्शन में एक तस्वीर आती है जहाँ करवा चौथ से उसके ऊपर लिखा होता है करवा चौथ से अगला दिन। वहां पुरुष कपड़े धो रहा है और महिला डंडा लेके बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी होती है, और इस तरह के विज्ञापन शेयर करते हैं और स्माइल पास करते हैं। तो मुझे लगता है ये जो एक सोशल मीडिया की तरफ से जिस तरह की एक मानसिकता उपज रही है और जिसे हम अपना रहे हैं, बहुत सी महिलाएं, पुरुष भी और महिलाएं भी उसे शेयर करती हैं और प्रसन्न होते हैं। और मुझे लगता है अगर सच में इस तरह का आज महिलाएं सारी ही इस तरह की हो जाती, तो ऐसे अटैक जो है वो पुरुषों द्वारा सिर्फ महिलाओं पर नहीं होते, वो मानसिकता कहीं ना कहीं महिलाओं में भी आती। और मुझे लगता है ऐसा कोई केस हमने नहीं देखा जहां महिलाओं ने ऐसे अटैक किया है या सामूहिक बलात्कार किया है या कुछ इस तरह की घटनाएं हुई है कि आदमी को मार मार कर इतना अधमरा कर दिया कि वो मृत्यु की गोद में ही चला गया। ये रेयर केसेस हैं। यानी कि समाज को सही दिशा देने की जरूरत है, उसे सही सोच, स्वस्थ मानसिकता देने की जरूरत है। दूसरी एक बात आती है कि क्या सच में हमारे जो समाज है उसमें स्त्री का शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। उसे अपनी हाइजीन के प्रति जो है उसको अवेयर होना बहुत जरूरी है। और इस तरह के जागरूकता अभियान भी, सिर्फ हम प्रताड़ना की बात नहीं कर सकते, हमें उसके स्वास्थ्य को भी देखना होगा। क्योंकि एक स्त्री जो है वो, अगर हम कहते हैं कि पुरुष हमारा संबल है, तो स्त्री पूरे परिवार का संबल है। वो जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक ना जाने कितने रिश्तों को निभाते हुए एक घर के लिए, बाहर के लिए, सभी जिम्मेदारियों के बीच में एक सेतु का काम करती है। तो जरूरी है उसे उसके मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए, उसके शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए। और जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, या इस तरह की जो गंभीर बीमारियां हैं वो ज्यादातर महिलाओं में देखी जा रही है। इस तरह के कैंपेन हमें चलाए जाने चाहिए। हमें विद्यालय, महाविद्यालयों में जो है स्त्री सशक्तिकरण के लिए उनके सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को कंपलसरी करना चाहिए। उससे महिलाएं जो हैं अपना, केवल यहाँ सिर्फ अधिकार की बात नहीं है, यहाँ उसके अपने अधिकारों को लेने की बात है। वो जितनी ज्यादा जागरूक होगी, जितनी ज्यादा अवेयर होगी, उतना ही वो एक स्वस्थ समाज की नींव का हिस्सा बनेगी। प्राची मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से ऐसा कौन सा रोड मैप हो सकता है जहां हम ये देख सकते हैं कि स्त्रियां, महिलाओं की जो एक दशा है उसमें और सुधार हो सकता है। मैं बार बार इस बात पर दबाव दे रही हूँ कि हमें जब इस विषय पर बात करनी तो केवल हमें शहरी, पढ़ी लिखी और उन महिलाओं की बात नहीं करनी है जहाँ, जैसे उदय मन्ना जी के साथ मैम बैठी हैं, कि उस संबल की सिर्फ बात नहीं करनी, जहाँ महिला को भी वो तवज्जो, वो सम्मान, वो महत्व दिया जाता है परिवार का एक अभिन्न अंग मानकर। हम उन दूर दराज ग्रामीण इलाकों की भी बात करना चाहते हैं जहाँ शायद ना हमारी आवाज जाती है, ना शायद उनकी आवाज हम तक पहुंचती है। प्राची मैम। देखिए, सबसे पहले तो मेरा मानना है जो भी महिला प्रताड़ित होती है, आप अगर देखते हैं तो 99% केसेस, शबनम दीदी ज्यादा इसका डाटा रखते होंगे, 99% केसेस वो होते हैं, वो उन लोगों से प्रताड़ित होती है जिनको वो जानती है। केवल 1% केस ऐसे होते हैं जिसमें अज्ञात लोग उसका प्रताड़ना करते हैं। 99% केसेस में वो प्रताड़ित होती है अपने जान पहचान के लोगों से। तो सबसे पहले तो हमें अपने सोच को बदलने की जरूरत है, अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है कि जो है आप जो सिखा रहे हैं, हम महिला को जैसे जानकारी देते हैं, एक छोटी बच्ची को
रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है हम अपने घर के लड़कों को भी सिखाएं कि आप एक महिला को रिस्पेक्ट दें। हमारी ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि बस हमने कन्या पूज दी नवरात्रों के दिनों में और राम जी खत्म काम। तो वो हम बच्चों को ज्ञान दें, उसके साथ में उनको आगे सिखाएं, नंबर 1। नंबर 2, हम उस लड़की को सिखाएं तेरी हेल्थ तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हमको ये सिखाना चाहिए कि तुम्हारे लिए खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे को जो प्राइमोडियल प्रिवेंशंस की बात हम करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशंस की बात करते हैं, उनको सिखाना चाहिए हमें कि ये तुम्हारे लिए जरूरी है। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए मम्मी क्या होता है खाना नहीं खा रही है, अल्टीमेटली जो बचा कुछ है, हम अपने घरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूर दराज की, जैसे आपने बोला कि वो क्या करती है, खाना नहीं खाती है, अपना एक पौष्टिक आहार नहीं लेगी, जो भी लेफ्ट ओवर रह गया उसी को खाई जा रही है, तो उसकी वजह से उसकी हेल्थ कहीं ना कहीं डिटीरियोरेट तो होती ही है। इसलिए हमें, वो जो बच्ची अपनी माँ को ऐसा करते हुए है तो उसके दिमाग में भी यही रहता है कि हेल्थ मेरी प्रायोरिटी नहीं है। तो एक तो ये वाली भावना हमें निकालनी चाहिए। दूसरी, जहां तक आपने सर्वाइकल कैंसर की बात की है, मेरा पर्सनल मानना है कि ये सर्वाइकल कैंसर का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमारे को फ्री सेक्स एजुकेशन एंड हमारी अर्ली इंडल्जेंस इन सेक्स हो गई है, इसलिए हमारे यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर की संभावना बढ़ रही है। हमारे देश की नहीं थी, हमारे देश में ऐसा नहीं था कोई कॉन्सेप्ट। हमारे देश में शादी के बाद ही एक शारीरिक संबंध को अनुमति दी गई है। ऑल्दो हमारे यहाँ पर है वो कितने 8 प्रकार के विवाह जितने, पर फिर भी उनको समाज मान्यता नहीं देता। एक जो हमारे यहाँ पर एक सामाजिक, जो हम समाज के सामने विवाह करते हैं, उसी की अनुमति है हमारे समाज में। शायद मतलब मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही, हमारे पूरे देश में यही प्रथा है कि हम सामाजिक जो सब विवाह जो सब लोगों के सामने होता है, हम उसको अनुमति देते हैं, और उसी भी हम एक शारीरिक संबंध की अनुमति को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो आज की डेट में वो जो बहुत छोटे छोटे बच्चे, शायद इसीलिए हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, और सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशंस को प्रमोट किया जा रहा है। व्हाई नॉट वी प्रमोट अ प्रोजेक्ट जिसमें हो एब्स्टिनेंस, नो सेक्स बिफोर मैरिज, तो शायद हमें इस तरीके के कैंपेन की जरूरत ना पड़े सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन की। सॉरी, ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो मैं इससे थोड़े दो राय रखती हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मतलब मुझे कायदे से कैंसर वैक्सीनेशन को प्रमोट करना चाहिए, पर मुझे लगता है कि हमें नो सेक्स बिफोर मैरिज को प्रमोट करें तो वो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा लड़की के लिए भी, क्योंकि उससे अनवांटेड प्रेगनेंसी से वो बच सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बच सकती है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीजेस से वो बच सकती है, ऐसा मेरा मानना है। शुक्रिया प्राची दी, बहुत सही बात आपने कही है, क्योंकि हमारी सिर्फ मेंटल हेल्थ काफी नहीं है, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम उसकी ओर ध्यान दें, और कुछ इस तरह के प्रावधान किए जाएं जिसकी वजह से जो है स्त्रियों में जो है वो शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रह सके, मानसिक रूप से वो स्वस्थ रह सके। अलका मैम से मैं जानना चाहती हूँ कि इस बारे में उनका क्या कहना है। प्राची जी की बात से मैं सहमत हूँ बिल्कुल, कि देश हमारा किस चीज के लिए जाना जाता है, संस्कृति और संस्कार। उन संस्कारों को कहीं ना कहीं आधुनिकता की लपेट में जो हमने अपना खुद का अस्तित्व का कहना खोया है, या कचरे किए हैं, या खत्म कर दिया है। आधुनिकता, पढ़ी लिखी, ये इसीलिए जो शिक्षा है ना, जो वर्षों से जो कहा जा रहा था ना कि शिक्षा मतलब अभी शिक्षित होने का, या ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में जाकर जो चीजें हो रही हैं वो किसी के भी सभी लोग जानते हैं कि बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, हमारे शहर को बाहर के आए हुए बच्चों ने बिगाड़ दिया है, क्योंकि ज्यादा खर्च करना, मोबाइल जैसी चीजें, आधुनिकता की दौड़ में
कहीं ना कहीं लड़कियों ने अपना, कहते हैं ना कि अपनी अस्मिता को खोया है, और उस अस्मिता को खोने में ये एक बात, कहते हैं ना, गलत ढंग आ गया है। सिक्के के दो पहलू थे, तो ये एक पहलू बहुत खतरनाक हो गया है। वो लड़की जब बोलना शुरू करती है तो कहते थे पहले कि तुम पढ़ा रहे हो इसलिए ये इतना बोल रही है। सावित्रीबाई फुले जी ने भी जब शिक्षा देना शुरू की तो लोगों ने उनके जो जहाँ वो जाती थी लोगों को समझाने, तो उनको लोगों को उस आज से 2.25 साल पहले भी यही कहा जाता था कि पाप करेंगी ये अगर शिक्षित हो जाएंगी तो ये जो आप अभी प्राची जी ने जो बात बोली है वो मैं उसी चीज को बोल रही हूँ कि उसका दुरुपयोग हो गया है। उस दुरुपयोग को रोकने के लिए कहीं ना कहीं परिवार के संस्कारों की जरूरत है, क्योंकि परिवारों से जब उन्हें एक सुदृढ़ता मिलेगी, एक हिम्मत मिलेगी, एक जुड़ाव मिलेगा, हमेशा एक सही गाइडेंस मिलेगा, तो ये सारी चीजें ना हो। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसा कि शबनम जी ने बोला था कि प्रेगनेंसी में एक प्रेशर होता है, तो एक प्रेशर जो होता है वो प्रेगनेंसी में, जॉन एलिया जी ने एक बहुत बड़े शायर रहे हैं, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि बेटी के पैदा होने की खुशी हम उसके पैदा होने के पहले ही छीन लेते हैं। बेटी को पैदा होने की खुशी को हम पैदा होने के पहले ही छीन लेते हैं कि बेटी जैसे ही आई सब दुखी हो जाते हैं। तो ये हमारा समाज हमेशा से दोयम दर्जा तो रहा है, पर ठीक है, आज का जो समय आया है वो बहुत अच्छा समय आया है। बेटियों को बराबरी से हिस्सा भी मिल रहा है और हिस्सेदारी कहीं ना कहीं कानूनन संवैधानिक भी मिली है, तो उस चीज का फायदा भी हम महिलाओं को मिल रहा है कि जगह रिजर्व कर दी गई है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे वो अन्य क्षेत्रों में हो, कि हाँ एक रिजर्व कोटा है। उस रिजर्व कोटे से ये तो हो रहा है कि महिलाओं को सीट पे बिठा दिया गया है, पर वो पार्षद पति जो रहते हैं, एक पार्षद अगर बनी है या कहीं पंच सरपंच बनी है तो उनका पति वाला ही जो चलता है मामला वो चल रहा है। वो चीज ना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में भी यही सब चल रहा है। तो इन सब चीजों से भी अपनी बौद्धिक क्षमता को, अपनी कार्य क्षमता को महिलाओं को आना चाहिए। ये महिलाओं में सोच, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, इस तरह से मंच, जैसा कि ये अभी हम आरजेएस के मंच पे अपनी बात कह रहे हैं, जब ये बात कहने की बार बार मंचों से महिलाओं की आदत बनेगी तो निश्चित तौर पर वो एक जिस अगर पद पर भी जाती हैं तो उस पद पर भी वो उस सोच के साथ जाएंगी, ना केवल डमी बन के जाएंगी। हमारे देश में, पूरे देश में लगभग 6 लाख गांव हैं, तो शहरों में महिलाओं की ये हालत है, उन 6 लाख गांव में क्या हालत होगी उनकी। निश्चित तौर पे उनकी लड़ाई हमसे ज्यादा है। उनके उस लड़ाई में हम लोग, जो शहर की महिलाएं हैं या जो उस क्षेत्र में, उस गांव में जो पढ़ी लिखी महिला है, उसको उन महिलाओं को सशक्तिकरण देना होगा। सरकारी योजनाओं का लाभ बीच में ही सब गड़बड़ हो जाता है। वो कहते हैं ना कि 100 रुपए आते हैं और 1 रुपया भी लोगों तक नहीं पहुंचता है। उस 100 रुपए में से 100 रुपए महिलाओं तक पहुंचे, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, उस पर्टिकुलर एरिया में जो कार्य होते हैं, चाहे वो कपड़ा बुनने का काम हो, चाहे खेती में जो हमारे खेती के जो सामान है, जैसे गेहूं है, गेहूं की कुंडली ज्यादा महंगी बिकेगी बजाय की गेहूं के। आटा बना के देंगे तो वो घर का चक्की का पिसा हुआ ज्यादा वैल्यूबल। तो वैल्यूबल खेती, वैल्यूबल प्रोडक्ट, संबंधित क्षेत्र के अगर महिलाएं ये एक समूह बना के काम करने लग जाएं और उनका साथ पढ़ी लिखी महिलाएं या उस परिवार की बेटियां या आसपास की पढ़ी लिखी बेटियां, हमें इस तरह से एक सुदृढ़ता लानी पड़ेगी उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए। और प्राची जी ने तो बहुत अच्छा सा साइंटिफिकली सारी चीजें बताई हैं, तो निश्चित तौर पर हमको हमें भी ये चीज नहीं मालूम थी जो आज प्राची जी ने बताई कि ये चीज क्यों हो रही है, सर्वाइकल कैंसर क्यों हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज जो हमारी वक्ता हैं, मुख्य अतिथि हैं, मुख्य वक्ता बहुत ही, शबनम दी, प्राची जी, कमाल कर रहे हैं आप लोग। और ये कमाल करने के मौके देने के लिए फिर से मैं आरजेएस को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगी। और कुसुम जी आपको सुनना चाहूंगी। जी शुक्रिया अलका जी। ऊंचे ख्वाबों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, यूं ही मिलती नहीं कामयाबी किसी को, मेहनत की तपिश में दिन रात जलना पड़ता है। बिल्कुल सही है। आज मुझे लगता है इस राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सभी के बीच इस संवाद की सार्थक कड़ी के आयोजन के लिए मैं उदय मन्ना जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और एक कार्यक्रम अपने समापन पर है तो मैं मंच जो है उदय मन्ना जी के हाथ में सौंपती हूँ। उदय मन्ना जी आपका स्वागत है। आप भी देख ही रहे हैं कि एक ऐसा
सौभाग्यशाली मौका है। उदय मन्ना भाई साहब, उदय मन्ना जी, यस 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 जी क्या मैं एक शब्द बोल सकती हूँ? जी जी जी। आरजेएस मैं ऑब्जर्वर भी जुड़ गए हैं। मैं बताना चाहूंगा इस मंच को कि आरजेएस ऑब्जर्वर दीपचंद माथुर जी, ओएसडी, पूर्व ओएसडी दिल्ली सरकार और एमसीडी के डायरेक्टर रह चुके हैं। एक शख्सियत है जिन्होंने सकारात्मक भारत आंदोलन को खड़ा किया है। जी हम सब बहनों और जितने भी भाई और सक्षम जी भी, झुनझुनवाला जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत रेस्पेक्टेड, और दिलीप वर्मा जी भी, सबकी तरफ से जो आपके बराबर में एक महिला बैठी है ना, हमारी प्यारी सी क्यूटी पाई भाभी, उनका स्वागत करना चाहती हूँ। सकारात्मक भारत उदय आंदोलन की रीढ़ है श्रीमती बिंदा मन्ना जी। हर मुख्य कार्यक्रम में और गणतंत्र दिवस पे तो बहन शबनम फाजिल खान जी और डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग जी मिल चुकी हैं। इससे पहले भी जितने भी गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम होते हैं उसमें ये मंच की व्यवस्था देखती हैं। और पटना में जब कार्यक्रम हुआ था तो उसमें हमारी बिटिया दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा आकांक्षा मन्ना ने सहयोग दिया था। पटना गई थी वो साथ में। और बाकी आज के जो कार्यक्रम हुआ है वो बहुत ही लाजवाब हुआ है। और हमारे मन में ये इच्छा थी कि इस कार्यक्रम को आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस के हिसाब से तैयार किया जाए, क्योंकि अब हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री। हमारी जिद है कि हम लोग एक इतिहास बनाएं और साथ में भूगोल भी बनाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं सभी अलग अलग संस्थाओं के शख्सियत हैं, सभी अपने आप में संस्था है, इसमें नो डाउट। सब लोगों का अपना अपना एक इतिहास है, लेकिन उस इतिहास को जरूरत होती है एक ऐसा मंच जिस पर सभी का इतिहास दर्ज हो। आप लोगों ने काम करके अपना अपना इतिहास तो बना लिया, लेकिन उस इतिहास को जो भारत का इतिहास कहलाए वो कैसे संभव होगा? तो ये एक आरजेएस की जिद है 7.5 साल से। और प्रोफेसर बिजॉन कुमार मिश्रा जी जो आरजेएस एडवाइजर हैं, उन्होंने ये दावा किया, और उनका दावा बिल्कुल सही है, कि निरंतर गतिमान, निरंतर गतिशील और निरंतर कार्यक्रम करने वाला जो मंच है वो आरजेएस है, जिसका मुद्दा पॉजिटिव मीडिया होता है। पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया, यानी हर विषय पर ये बात करने की कोशिश करता है। भारत विविधता में एकता का देश है, और इसलिए हम लोग जो मेले होते हैं जिसमें पूरा भारत लघु भारत बन जाता है। जैसे कि आप सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेला है, वहां नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों से मिलने के लिए पॉजिटिव मीडिया कर्मी पहुंचे थे। और यही एक नया जो पॉजिटिव मीडिया का कंसेप्ट आया है, उसको लेकर देश दुनिया तक और हमारे नेताओं तक भी यह बात पहुंच रही है, प्रधानमंत्री जी के पास भी पहुंच रही है। आने वाले दिनों में इस इतिहास और भूगोल को लेकर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। और 150वां आपका जो कार्यक्रम होगा उसको आप मानिए कि पूरे भारत ही नहीं विश्व के लिए आप लोग मिलकर एडवोकेसी कर सकते हैं। अभी से हम लोगों को एडवोकेसी करने की जरूरत है, क्योंकि आपके हाथों में 6 अगस्त को किताब आने वाली है। वो किसका इतिहास होगा? आजादी की अमृत गाथा का इतिहास होगा, जिसमें हमारे पुरखे होंगे, और फिर आप लोगों के कार्यों का इतिहास होगा। सोवेनियर में होगा, आप लोगों के फोटोग्राफ्स होंगे। ये सूरजकुंड मेले का है, जो मीडिया कर्मी जो गए, उसमें जो सकारात्मक दृष्टिकोण था वो था कि वहां हम लोग भाई बहनों से मिलने जा रहे हैं, हम लोग केवल न्यूज कवरेज के लिए नहीं जा रहे हैं। ये सकारात्मक सोच और सकारात्मक पत्रकारिता देश को दिशा दे रही है। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में ये मैसेज जा रहा है। ये आपकी ही पूंजी है, सकारात्मकता आरजेएस की पूंजी है। अब आप बताइए कि आप ग्रुप में कितने सैकड़ों की संख्या में, और मैं कहूंगा आरजेएस के 22 ग्रुप में हजारों की संख्या में लोग हैं। महिला सम्मान करने के लिए आरजेएस अगर आगे आता है तो इसको ढूंढने की जरूरत है कि अच्छी बातें सुनने से, अच्छी संगत करने से हमारे विचार भी अच्छे होते हैं। आरजेएस का मंच केवल पॉजिटिव बातें करता है, दिया जलाता है, दिया
प्रकाशित करता है, आलोकित करता है, अंधकार तो अपने आप मिट जाएगा। लेकिन इस चीज को ढूंढने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है कि आरजेएस की अच्छी संगत को लोग ग्रुप में, या आरजेएस की जो चीज जाती है, हम लोग टीआरपी के लिए काम नहीं करते हैं, टीआरपी के लिए अलग स्टोरी बनानी पड़ती है, लेकिन हम लोग अच्छी और सकारात्मक समाचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये आप लोगों के सहयोग और समर्थन से आगे बढ़ेगा, और 150वां जो आजादी की अमृत गाथा है, उसे अभी से आप लोग ठान लीजिए कि उसकी तैयारी आप लोग भी कीजिए और मार्गदर्शन कीजिए, और हम लोग सब लोगों को एक मंच पर लाकर पूरे विश्व को सकारात्मक सोच की एडवोकेसी करेंगे। बहुत अच्छे जगह पर कार्यक्रम करने की तमन्ना है। कितना कुछ पूरा होता है कि हम सभी की सोच पे निर्भर करता है। बातें आरजेएस नहीं करता है, बातें इंप्लीमेंट करता है। जितनी बातें करता है उतनी इंप्लीमेंटेशन की दिशा में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जो हम लोगों ने कहा है वो हम लोगों ने नहीं किया है। ऑनलाइन पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का लोकार्पण हो चुका है, ये फिजिकली भी हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने इसकी आज एक वानगी दिखाई कि आज जिस तरह से इंटरेक्शन हुआ है, उसका अलग का टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि निकाल कर इन बहनों की बातों को हम लोग आगे तक बढ़ाएं। ये बहुत ही सारगर्भित, सार्थक, सकारात्मक बातचीत हुई है। आप लोगों ने पूरी इसमें जान डाल दी है। ये अच्छी संगत का नतीजा है, सकारात्मक सोच का नतीजा है। आरजेएस दावा करता है कि अगर भारत सकारात्मक हो गया तो ये जो मुद्दे शबनम बहन जी ने उठाए हैं वो ज्वलंत मुद्दे हैं, और आज के नहीं है, ये सदियों सदियों से चल रहे हैं। लेकिन जब समाज में सकारात्मक सोच बन जाएगी, जिसकी संभावना नजर आ रही है, तो फिर बहुत सारे क्राइम रुक जाएंगे। हमारी जेलों में कैदियों की संख्या कम हो जाएगी, सड़कों पे क्राइम कम हो जाएंगे। हमारी सोच सकारात्मक होने से बहुत ही देश को विकसित होने में समय नहीं लगेगा। जो सरकारी अधिकारी हैं, अभी कहा गया कि पैसे 100 पैसे में से इतने पैसे, 100 रुपए में से इतने, ये सब क्यों होता है? हम पैसे क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारी सोच नकारात्मक है। हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। देश सामाजिक सुरक्षा लेकर नहीं आता है। इसके लिए जरूरत है हम राजनीतिक लोगों से मिले, हम बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों से मिले और उनकी सोच को सकारात्मक बनाने के मुद्दे को लेकर मिले। और जब हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे सरकारी, क्योंकि वहीं से तंत्र चलता है, उस तंत्र में जैसे ही पॉजिटिविटी आएगी, वो पूरे देश भर में पॉजिटिविटी आ जाएगी। हमारी राज्य सरकारों और केंद्र की सरकार को मिलकर काम करना और उन्हीं को वोट देना जो मिलकर सोचते हो। तो ये बहुत बड़े चीज है, लेकिन सकारात्मक सोच ही एक महामंत्र है जो आने वाले दिनों में आप लोगों के सहयोग और समर्थन से ही आगे बढ़ेगा, बशर्ते कि आप लोग अलग अलग संस्थाओं में जो काम कर रही हैं वहां पर पॉजिटिविटी को बढ़ाएं। हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि सोच सकारात्मक हो। तो बहुत ज्यादा बात न कहते हुए मैं, अगर हमारे दीप माथुर जी आरजेएस ऑब्जर्वर अगर जुड़े हुए हैं, तो मैं चंद शब्दों के लिए उन्हें आमंत्रित करूंगा। उनका आशीर्वाद राष्ट्रीय महिला दिवस को भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। माननीय दीप चंद्र माथुर जी का स्वागत है आरजेएस की आजादी की अमृत गाथा के 126वें कार्यक्रम में। दीप चंद्र माथुर जी, अगर आप कंफर्टेबल है तो प्लीज। मेरी आवाज, जय हिंद सर, जय हिंद। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है सर। ओके, हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, ओके ओके, गो ऑन सर। तो आज जो ये हमारा कार्यक्रम रहा, ये बहुत ही सार्थक रहा और हमको बहुत लोग, मतलब जो हमारे स्पीकर हैं वो सब अपनी एमिनेंट हैं अपनी अपनी फील्ड में, और उनके विचार सुनने का हमको बहुत अच्छा अवसर मिला। मैं सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आज हम जब देखते हैं कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो बच्चे को जो एक किताब दी जाती है, ए आ ई उ, सबसे पहले जो हिंदी की किताब दी जाती है उसमें ऐसे
ऐसे अनार, आ से आम और औ से औरत। तो ये हमको सिखाया जाता है। तो जो ये शब्द जो है औरत जो है हम महिलाओं के लिए, नारी के लिए यूज करते हैं और बच्चे को हम शुरू से ही औरत शब्द का इस प्रयोग करना सिखाते हैं। तो जो ये औरत शब्द जो है पहले नहीं था। जब ये 16वीं-17वीं शताब्दी में ये शब्द हमारे भारतवर्ष आया तो उसमें औरत महिला को, नारी को औरत कहा गया। औरत का जो अरबी में मर्द होता है, जिसके पास वजाइना होता है, वो औरत कहलाती है। तो मतलब बड़ा एक औरत जो है एक पहाड़ से सिमट के रह गई और एक हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो एक हमारे शास्त्रों में कहा गया, यत्र नारी पूजते तत्र देवता रम्यते। हम तो जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता रहते हैं। हमारी तो ये कल्चर है। और कहाँ हमने उस नारी को, उस स्त्री को हमने एक औरत बना डाला। तो ये मतलब एक तो भारत सरकार को एक ये बात कहनी चाहिए कि जिन जिन किताबों में ऐसे आम औ से औरत होता है वो हटाया जाए उसको वहां से। मगर हम लोग एक बात कर सकते हैं कि अगर जब तक ये नहीं होता तब तक हम अपनी बातचीत में, अपनी संस्कृति में, अपने कन्वर्सेशन में इस शब्द का इस्तेमाल ना करें। हम हमेशा नारी या स्त्री कहें कम से कम, या इंग्लिश में अगर बात करें तो लेडीज हम कह सकते हैं। मगर ये औरत शब्द का इस्तेमाल जो है वो महिलाओं के लिए करना बहुत अनुचित है और हमको ये त्याग देना चाहिए। दैट विल बी आवर ट्रिब्यूट टू द नारी। जो महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस पर हम सबको ये प्रण करना चाहिए कि हम औरत शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। हमारी सबसे जो पहली जो बेसिक जो ट्रिब्यूट है वो यही होगी। और इसके साथ ही साथ में जो हमारे मन्ना जी हैं या और हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, हमारे जो इतनी हेल्प करते हैं, जो हम सब के विचारों को आप तक पहुंचाते हैं, मैं उस पूरी टीम का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और आज शबनम जी हमारे बीच आई हैं और मिसेस गर्ग आई हैं, तो हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। और हमारे एमिनेंट स्पीकर्स आए हैं। हमको बहुत से लोगों के विचार सुनने को मिले। मैं उन सब का बहुत आरजेएस परिवार की ओर से बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे। अब मैं मन्ना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का वो संचालन करें। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद माननीय दीपचंद्र माथुर जी। हम लोग बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और विषय भी बहुत अच्छा ले रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आज ही देखिए हम लोग 150 कार्यक्रम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आजादी की अमृत गाथा का 127वां जो कार्यक्रम है 3:30 बजे से शुरू होगा और ये वर्ल्ड रेडियो डे पर होगा। और वर्ल्ड रेडियो डे पर जाने माने वरिष्ठ प्रसारक जो हैं वो आप लोगों के बीच आने वाले हैं। तो अच्छी संगत अगर चाहिए तो आरजेएस का मंच जो है वो प्रदान कर रहा है। वर्ल्ड रेडियो डे पर बहुत ही गणमान्य जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए लगभग लोग हैं या फेसबुक से जुड़े हुए हैं, वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लगातार जो है वो छुट्टी का दिन है, तो ये आरजेएस के मंच पर हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करते हैं। और बता दें कि कल शाम को एक विशेष कार्यक्रम पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस पर होगा और उसमें गणमान्य व्यक्ति जो है वो किस तरह से जीवन में सकारात्मकता आ सकती है, किस तरह से हैप्पीनेस आ सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और एक विशेष कार्यक्रम हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर भी करेंगे 19 फरवरी को सुबह में, और 26 फरवरी रविवार को हम लोग श्रीमद भगवत गीता पे एक विशेष कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। तो अच्छी संगत के लिए आरजेएस का मंच जो है सदा तैयार है। ये हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस की टू सक्सेसफुल लाइफ, तो इसमें भी गणमान्य अतिथि आएंगे। ये कार्यक्रम में प्रेसिडेंशियल एड्रेस श्रीमान दीपचंद्र माथुर जी करेंगे और तमाम मोटिवेशनल स्पीकर हैं,
सुशांत जी जो है मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, जो ब्रह्म कुमारी संस्था में राष्ट्रीय प्रवक्ता है। डॉक्टर मुन्नी कुमारी जो है वो मंच संचालन भी करेंगी और स्वागत भी करेंगी। और विजय ये जेपीएस जौली साहब, जिन्हें जौली अंकल की 42 किताबों के राइटर हैं, और डॉक्टर रमेश कुमार योगाचार्य जी, ये तमाम लोग जुड़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। तो धीरे धीरे हम लोग उसको 2-3 घंटे की रिकॉर्डिंग डेली करने के प्रयास में वेबिनार में से एक मुख्य जो बातें हुई हैं महिला दिवस पर, उसका अलग से प्रसारण किया जाएगा। तो ये बातें हो गई। अब हमारे कुछ लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा, जो इस मंच पर आकर हमारे जो भी अतिथि हैं उनसे चर्चा कर सकते हैं। बहुत छोटी सी चर्चा। चौधरी इंद्रनाथ सिंह सैनी जी का माइक कनेक्ट नहीं है और वैसे वो गुड़गांव में है इस वक्त। चौधरी इंद्रनाथ सिंह सैनी जी को वैसे हम आमंत्रित करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनका माइक कनेक्ट नहीं हो रहा है, फोन भी नहीं पिकअप हो रहा है। तो शायद चौधरी इंद्रनाथ सिंह सैनी जी तक ये आवाज पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, ये भी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम उनका स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम के को ऑर्गेनाइजर वही हैं। और जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे पैनलिस्ट यहाँ पर हैं, मैं भी हूँ। कोई अगर सवाल राष्ट्रीय महिला दिवस, चूंकि हम लोग एक देश में चाहते हैं कि सरोजिनी नायडू जी का जयंती अगर मनाया जाता है महिला दिवस के रूप में, तो पॉजिटिव मीडिया उसको भी लेकर आए। इसीलिए हम लोग इस दिवस को मना रहे हैं, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। महिलाओं को बोलने के लिए पूरा मंच जो है, सुबह महिलाएं सुशोभित थी, बहुत अच्छे अच्छे विचारों से हमें अवगत कराया, वो अपनी बात कर रही थी। लेकिन पुरुष भी आकर सवाल कर सकते हैं, कुछ उनके मन में है, क्योंकि पुरुष भी पॉजिटिव होते हैं, महिलाओं के प्रति होते हैं, समाज के प्रति होते हैं। तो आमंत्रित है, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप लोग आ सकते हैं। किसी के मन में रत्नाभ जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। ओम प्रकाश आज जी। महिला दिवस पर अपने सामने महिलाओं की विचार सुने, उनके सुझाव सुने, उनके दिल का दुख भी सुना, और ये सुनकर हमारा समस्या का जड़ हम अपनी साधना के अनुभव के आधार पर देख रहे हैं, जो कि आरजेएस ने एक साधक मंडली, सकारात्मक साधना की मंडली बनाकर उसका कार्य करने का प्रभाव हमें उदय मन्ना जी ने दिया है। मैं पहले उनका स्वागत करता हूं, और आज के इस सेमिनार में अपनी बहनों को आवाज को सुनकर, उनके चेहरे को देखकर मैं शक्तिमान हुआ हूं। और मेरा यह विचार है कि अगर महिला बतावें हमें कि सामने में सैनी जी का भी मैं देख रहा हूं, सैनी जी भी महिला शक्ति का प्रतिरूप है, मर्द के रूप में, मानव के रूप में, पुरुष के रूप में। वहां में महिला जी का देख रहा हूं, शक्ति उसकी फोटो से, आभा से मिल रही है। ऐसे संपर्क में, ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहता हूं, अगर हम आपस में महिला और पुरुष में सेक्स भेद या लिंग भेद से नहीं देखकर शक्ति संपर्क से देखें, तो महिला शक्ति है जो हमारी पुरुष प्रधान समाज को में हमें मान्यता दी है। हमने अपने अधिकार को बनाकर रखने का कोशिश किया है, ये तभी संभव है। और सही ढंग से आज की परिस्थिति में सारी समस्याओं का हल क्या हम नहीं कर सकते हैं कि हम महिला को एक शक्ति के रूप में देखें, और जो शक्ति के रूप में है। जी जी जी, ये मेरा विश्वास है। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी पटना से जुड़े हैं। और एक और लास्ट में ले लेते हैं, अगर कोई बोलना चाहे, उन्हें निराश नहीं किया जाएगा। जी, आप राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर जी बोलिए। टेक्निकल की आवाज नहीं आ रही है क्या?
ज्यादा बोलते हैं ना, माइक को म्यूट कर लीजिए ज्यादा हम ओम प्रकाश जी, माइक को म्यूट कर लीजिए ओम प्रकाश जी। थैंक यू। ओके, आर के गुप्ता जी जी। हाँ जी, बहुत अच्छी मन्ना जी चर्चा रही आज की। इस बारे में वीडियो अगर हम दो अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक परिवार में ऐसा था कि जैसे घरेलू हिंसा होती थी, तो वो उसके परिवार में 4 बेटियां थीं। तो बेटियों ने जब देखा तो उनके मन में एक ऐसा पुरुषों के प्रति भाव जागृत हुआ कि भाई हमें दबके नहीं रहना है। तो उस परिवार के जो मतलब उनकी शादी हुई तो पुरुषों को मतलब सहन करना पड़ा। और दूसरे परिवार में एक लड़के ने ये देखा कि भाई ऐसे मेरी माँ के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो उसने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इज्जत दूंगा। तो वहां पे उसको सफर करना पड़ा। तो दोनों तरफ से ये बातें होती हैं, ऐसा नहीं है कि खाली महिलाओं को ही सफर करना पड़ता है, पुरुषों को भी सफर करना पड़ता है। जी बिल्कुल। वीडियो में आप आ सकते हैं, टेक्निकल टीम आपका फोटो लेना चाहती है। डॉक्टर आर के गुप्ता जी दिल्ली से जुड़े हैं। डॉक्टर आर के गुप्ता, हाँ, टेक्निकल टीम फोटो ले लीजिए आर के गुप्ता जी का। जी, शाम को जारी किया जाए। स्थिर हो जाइए डॉक्टर आर के गुप्ता, स्थिर हो जाइए एक बार। टेक्निकल टीम फोटो ले लीजिए। जी, तो ये विचार था डॉक्टर आर के गुप्ता का, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। और अब जो है इसको यहाँ पर विराम दिया जाएगा। और रत्नाभ जी आप अगर आ जाए तो, क्योंकि पटना से आप जुड़े हैं, आप शिक्षक भी हैं। रत्नाभ प्रसाद जी, शिक्षक हैं, पूर्व जिलाधिकारी डीएम के सुपुत्र हैं आप, आपने भी बड़े हाई अप्स देखे हैं। रत्नाभ प्रसाद जी आप कंफर्टेबल हैं? रत्नाभ प्रसाद जी, तो यहाँ पर अब विराम देना चाहेंगे सभी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि आज का कार्यक्रम जो है जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। जय हिंद। जय हिंद सर। राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर राम जानकी संस्थान के द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में उपस्थित पैनलिस्ट को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनको शुभकामना देती हूँ। और महिलाओं को लेकर के जो गढ़ी गई परिभाषाएं कालक्रम से परिवर्तित होती रही है। आज वर्तमान समय में समाज और संविधान, संविधान तो हमें बहुत ताकत देती है, और संविधान और लोगों के बीच जो महिलाओं को लेकर के जो भ्रांतियां हैं उसमें बहुत परिवर्तन आया है। सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए, सम्मानित करने के लिए राम जानकी संस्थान को मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जय हिंद सर। मैं 1 मिनट वो पूछना चाहती हूँ, ये टेक्निकल टीम, पूछिए। टेक्निकल टीम ने मुझे स्क्रीन पर नहीं लिया है एक भी बार, तो टेक्निकल टीम प्लीज मुझे स्क्रीन पर लो, क्योंकि मैं हैदराबाद में मेरी बिटिया है, तो मैं उसके पास फोटो भेजूंगी कि हाँ ये। आपको कैसे पता कि आपका फोटो नहीं लिया? जैसे आप सेंटर में है ना, ऐसे मैं सेंटर वाली उस पर स्क्रीन पर नहीं दिखी हूँ एक बार भी। नहीं दिखे हैं जी, वो आपका जब मैं बोल रही थी तब भी मैं स्क्रीन पर नहीं आई। आपको नहीं पता, टेक्निकल टीम ने सभी लोगों का फोटो लिया जो स्क्रीन पे आए हैं। स्क्रीन पर जैसे ये आप जैसे दिख रहे हैं ना पूरे स्क्रीन पर, ऐसे मैं एक बार भी नहीं दिखी हूँ। मैं बस टेक्निकल टीम से। आपको लगता है ना, ये आपको लगता है। अच्छा, मैं बाकी सब लोग दिख रहे थे, मुझे ही नहीं दिखा। सुनिए जी, आपको जैसा लगता है ना, वैसा नहीं है। हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात हो रही। फोटो नहीं देखिए अभी आर के गुप्ता जी को अगर हमने स्क्रीन पर लिया तो हम लोगों की कोशिश होती है, क्योंकि वो एडवोकेसी करने में जब आता है कि आर के गुप्ता जी ने आकर समर्थन किया महिला दिवस को, तो जितना ज्यादा लोग आएंगे स्क्रीन पर जो बोलना चाहेंगे तो उन्हीं का फोटो आता है। अदरवाइज ग्रुप में छोटा छोटा फोटो आता है,
हाँ, स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, सारे छोटे फोटो दिख रहे हैं। आपका फोटो जब आप बोल रही थी, हर वक्ता जो बोलता है वो स्क्रीन पे आ जाता है, और हमारी नहीं आया ना, टेक्निकल टीम जो है नहीं एक्सीलेंट काम आया कर ना, रही है। वो नहीं सब आया है, लोगों के नहीं आया है। आपको लगता है अभी भी आप पूरे स्क्रीन पर आ रही हैं, पहले भी इसी तरह से आई हैं आप। मन्ना जी, आपका अपना अपना मोबाइल लैपटॉप में हो सकता है जैसा आया हो, लेकिन अच्छा, हम लोग आपको पूरी तरह से देखे हैं, जैसे और बहनों का शबनम दी स्पीच कुछ कह आया। रहे हैं, शबनम दी चलिए कुछ anyway, कह रहे हैं, चलिए आपका शबनम दी, फोटो हो गया है, आप निश्चित रहिए, मन्ना जी, अभी शाम को फोटो मिल जाएगा। शबनम दी, एनीवे शबनम दी कुछ देखिए कह रहे हैं। देखिए मन्ना हमें जी, हम मैं जरा बोल लूं, मैं एक चीज की जानकारी लेना चाहता हूं आप लोगों से। लिंक आप लोगों को भेज दिया जाता है, आप लोगों के लिए मंच सजा दिया जाता है, आप लोगों को सम्मान दिया जाता है। जितने भी वक्ता आते हैं सबके बारे में बता रहा हूं, ग्रुप में भी डाल दिया जाता है, लिंक डाल दिया जाता है। हमारा समाज उन चीजों में जहां पर हम लोग जय हिंद करते हैं, जहां हम लोग देश को याद करते हैं, हम लोग नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर चरित्र में धारण करके हर काम आरजेएस ने 7.5 साल से यही किया है। 163 बैठकें पूरे देश भर में इस आजादी की अमृत गाथा के अलावा किया है। 160 से ज्यादा फेसबुक लाइव आरजेएस ने किया है कोरोना काल में। आप आजादी की अमृत गाथा का 126वां कार्यक्रम बना रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी तरफ से, मेरे पास लिस्ट है कि आपकी तरफ से कितने लोग आपको सुनने के लिए यहां पर आते हैं। मंच तो हम लोग सजा देते हैं, आरजेएस के सभी ग्रुपों में भेज देते हैं, 22 ग्रुप हैं, इसके अलावा भी फेसबुक पर, और जो हो सकता है हम भेज देते हैं। लेकिन जो लिस्ट है उसमें मैं नाम अभी पढ़ रहा हूं, 16 लोगों का है। इसमें टेक्निकल टीम बिंदा मन्ना, अलका सैनी, आकांक्षा, दीप माथुर जी, दिलीप वर्मा जी, डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग जी, आर के गुप्ता जी, डॉक्टर कुसुमलता जी, प्रेम प्रभा जी, रत्ना प्रसाद जी, सक्षम झुंझुनवाला जी, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी के मोबाइल से जुड़े हैं, डॉक्टर मुन्नी कुमारी, शबनम खान जी, इंदिराज सैनी जी। इंदिराज सैनी जी का माइक कनेक्ट नहीं हुआ है, आज के को ऑर्गेनाइजर हैं, सह आयोजक हैं। तो ये लोग जुड़े हैं, लेकिन आपको सुनने के लिए आपके कितने लोग इस मंच पर आते हैं, ये मैं सवाल आप लोगों के सामने उठा रहा हूं कि आने वाले दिनों में क्या यही परंपरा रहेगी और इसी से भारत सकारात्मक बनेगा, या इससे इतर भी हम लोग कुछ काम कर सकते हैं? क्योंकि मंच आपका है, आपके विचार हैं, आपकी खबर भी आएगी, पहले भी खबर आई है, मीडिया कर्मियों तक हम लोग खबर पहुंचाते हैं। हम लोगों से आप लोग कितना अपेक्षा रखते हैं, ये सारा लोड आरजेएस का राष्ट्रीय संयोजक ही उठाए। ऐसे विचार हमारी बहनों के अंदर क्यों है, हमारे भाइयों के अंदर क्यों है? अगर हम लोग आप लोगों के इतिहास क्रिएट करना चाहते हैं, ये आप लोगों का इतिहास क्रिएट हो रहा है। सकारात्मक भारत उदय आंदोलन, ये भारत का इतिहास बनेगा, लेकिन उसमें समय वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा। हो सकता है हम लोग नहीं भी रहेंगे, लेकिन ये इतिहास क्रिएट होगा, क्योंकि आजादी से पहले वो एक ही मंत्र था, अंग्रेजों को भगाओ। और अब आरजेएस का यही हम लोगों का है कि नकारात्मक विचारों को भगाओ, नकारात्मकता से दूर रहो, नकारात्मकता को नकारो। तो नकारात्मकता से आजादी का आंदोलन, ये आरजेएस के खाते में गया है। इतने लंबे समय तक कोई भी संस्था एक ही मुद्दे पर काम नहीं करती है। इस मंच पर आने वाले सभी वक्ताओं ने स्वीकारा, सकारात्मक सोच से ही समाज, परिवार और स्वयं का विकास हो सकता है। और इसीलिए इसको समझाने के लिए 13 तारीख को 7 बजे से हम लोग सकारात्मकता और हैप्पीनेस, सफलता की कुंजी कैसे है, उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यानी अच्छी संगत में जो लोग भी आएंगे वो अच्छी चीजें लेके जाएंगे। आरजेएस के बाद पास सिर्फ अच्छी चीजें हैं, तो अच्छी आरजेएस के पास जो होगा वही तो देगा। लेकिन हमें सभी को मिलकर कुछ बेहतर करने के लिए, बेहतर रिजल्ट लाने के लिए और जल्दी रिजल्ट लाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा उस वक्त आएगा जब हम लोग, ये पूरा पैनल इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन रिजल्ट आएगा, पॉजिटिविटी को लोग पहचानेंगे। तो आप सभी
बहनों के लिए ये मंच सजाया गया और आप सब बहनें आई, आपने कीमती समय दिया, ये इस अच्छी संगत को बढ़ावा दिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग जी का धन्यवाद। सीनियर फैमिली फिजिशियन है और नेशनल कन्वीनर आईएमए पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सेल फोरम, वाइस प्रेसिडेंट आईएमए न्यू दिल्ली ब्रांच शबनम फाजिल खान बहन का तो कहना ही क्या है, बातों ही बातों में बहुत कुछ कह जाती हैं वो। और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा कि आरजेएस के मंच का हीरा है वो, अनमोल है, अनमोल भारत की विरासत है वो। उस विरासत को आरजेएस संभाल कर आगे ले चल रहा है, वो विरासत भटके नहीं, है ना। आरजेएस के मंच की शोभा बने शबनम फाजिल बहन। और बता दें अब्दुल हमीद जी से, परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी के साथी रहे हैं आपके पिताजी। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि फौज से जुड़ी हुई दो बेटियां, फौजी परिवार से जुड़ी हुई दो बेटियां इस मंच पर आई। और डॉक्टर कुसुमलता जी के बारे में क्या कहना है, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। जब हम लोगों के मंच पर आकर 6 अगस्त 2022 को पिछले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में इन्होंने जो मंच संचालन करके अपनी प्रतिभा दिखाया, आरजेएस के कई बार मंचों पे आ चुकी हैं। ये फोटो भी बैनर में उसी मंच का है, 6 अगस्त 2022 का। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी डिपार्टमेंट, दौलत राम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अलका सैनी जी, आप स्वयं समाज सेवी रही हैं और चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी के सानिध्य में भी आपने बहुत काम किया है। सोशल एक्टिविस्ट हैं इंदौर से, मध्य प्रदेश, जो स्वच्छता के मामले में देश का एक नाम उठा चुका है, इंदौर से, मध्य प्रदेश से। तो थैंक यू। और अंत में दीपचंद्र माथुर जी जो आरजेएस ऑब्जर्वर हैं, तो लगातार उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है। और औरत शब्द को इस्तेमाल करने पर उन्होंने एक निर्देश दिया है, तो उस निर्देश का पालन हम लोग करेंगे। औरत शब्द की जगह नारी, महिला, स्त्री इसका इस्तेमाल करेंगे। और निश्चित रूप से ये भी एक निर्देश है, बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद और निर्देश मिलता है, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए औरत शब्द डिक्शनरी से गायब भी हो सकता है। ये हम लोगों की एडवोकेसी पे निर्भर करता है। हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, हम बुराई नहीं करेंगे। जब समझ में आ गया तो उस शब्द की बुराई नहीं करके हम लोग उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी नकारात्मकता को नकार देंगे। सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करके बड़ी लाइन, एक्चुअली सकारात्मक भारत उदय आंदोलन जो है वो बुराई करने का नहीं है, बल्कि अपनी लाइन को बड़ी करने का ये मंच है। तो 3:30 बजे फिर वर्ल्ड रेडियो डे मनाएंगे हम लोग, उसमें वरिष्ठ प्रसारकों के विचारों को सुनेंगे। और समय होगा तो आप लोग भी आमंत्रित हैं, जुड़िएगा। ग्रुप में लिंक भेजा हुआ है और ये पूरी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। अब श्रद्धांजलि सभा में हम लोग आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी को याद करते हैं और उनको उनकी स्मृति को कोटि कोटि नमन करते हैं। वीडियो जो है वो हमारे जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए डॉक्टर रमेश कुमार योगाचार्य हैं, उनकी वीडियो आई है। बहुत छोटी वीडियो है, हम लोग उनके द्वारा सुनते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या कहा उन्होंने। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश कुमार आरजेएस परिवार की तरफ से महान समाज सुधारक, देशभक्त और वेदों के ज्ञाता और विश्व को वेदों की ओर लौटने का संदेश देने वाले महान क्रांतिकारी, वैचारिक क्रांति के अग्रदूत, स्वराज शब्द को कहने वाले और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे महान संत, ऐसे महान ऋषि महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर सत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता सेनानी भी रहे दयानंद सरस्वती जी, और बहुत लोगों ने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता को भी याद किया। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि वो एक कवि, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थी, और सुभद्रा कुमारी चौहान में कविता लिखने का हुनर बचपन में ही आ गया था। साल
2013 में महज 9 साल की उम्र में सुभद्रा की पहली कविता प्रकाशित हुई थी और ये कविता प्रयाग से निकालने वाली मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। नीम के पेड़ पर लिखी गई नीम नामक कविता सुभद्रा कुंवरी के नाम से छपी और सुभद्रा कुमारी स्वभाव में चंचल और तेज बुद्धि की थी। उनको कविता लिखने के लिए जूझना नहीं पड़ता था, वो जल्दी कविता लिख डालती थी, यानी गॉड गिफ्टेड प्रतिभा उनके अंदर थी। सुभद्रा कुमारी चौहान में 15 फरवरी इस महान कवियत्री की पुण्यतिथि पर आरजेएस फैमिली की ओर से नमन करते हैं। और अब हम इसका जी शबनम बहन कुछ बोलना चाहती हैं क्या? मैं बोल रही थी कि सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम है और अलका दी ने दिखाया कि कैसे हम अपने किसी भी बात पर लड़ सकते हैं। तो मैं इस एक छोटी सी उससे खत्म करना चाहूंगी। आप सबका शुक्रिया, आप सब जो जुड़े, और आपने जो हमें अभी मन्ना भाई एक काम सौंपा है, आप हमें जैसे लिंक भेजेंगे हम आगे बढ़ाएंगे उसको। और 5 बजे मैं टाइम्स नाउ पर भी रहूंगी। आपको पता है मैं हर वक्त डिबेट्स में रहती हूँ, देश के जितने विभिन्न मुद्दे हैं उस पर। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं आगे बढ़ गई हूँ। तो अब हम आगे की तरफ देखेंगे, यही सकारात्मकता है। और आपका शुक्रिया, आप बहनों को इतना प्यार देते हैं, भाभी को भी देते हैं, भाभी साथ में ही थी। इसी तरह से भाभी को भी प्यार देते रहिए, बहनों को भी साथ लेकर चलते रहिए। और जितने भी जो हमारे साथी पुरुष वर्ग जुड़ा था, उन सबका भी शुक्रिया कि आप सबके मन में बहनों के प्रति वैसा वाला एंगल नहीं है, आप हम सबको आगे लेकर चलना चाहते हैं। और ये ही एक एक अपने साथी वाले साथी को भी बताते जाएंगे ना, तो ये हमारा बहुत बड़ा समूह बन जाएगा। मन्ना भाई आरजेएस फैमिली है हमारी, हम सब परिवार हैं। आप कभी भी कोई भी आदेश करेंगे, हम सब आपके साथ खड़े हैं। आप सभी को मेरा जय हिंद। जय हिंद। और मेरे ख्याल से अब कुछ बाकी नहीं रह गया है, इस सेशन को यहाँ पे संपन्न किया जाए सकारात्मक सॉन्ग के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।